बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले हम शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। आज है हमारा वीक 6 और इसमें हम एक भूली बसरी याद को दोबारा ताज़ा करेंगे। ठीक है। हमने शुरू में, जिस दिन आप एबसेंट थे, ठीक है, लैब नंबर 1 में हमने ना कुछ तस्करा सुना था कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, लेकिन हमने इसको सिर्फ टच किया था। वो टच इसलिए किया था कि उस वक्त आपके लैब मैनुअल के मुताबिक उसकी ज़रूरत थी। लेकिन अभी तक हमने जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के बारे में जो चीज़ों को पढ़ा है ना, अब हम कोशिश करेंगे कि हम उनको प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी ना थोड़ा सा कंबाइन करना शुरू करें। तो आजकल का जो दौर है वो एजाइल डेवलपमेंट स्क्रम के ऊपर चीज़ों चल रही होती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अभी हमें इसको ज़रा डिटेल में देखना है कि इसके अंदर हम सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, यूं ही पुरानी बातें लिखी हुई है कि यार एजाइल डेवलपमेंट जो है ये रेफर करती है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। ठीक है, लेकिन इसमें और पुराने वाले उन साइकिल्स में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये बेसिकली काउंटर करती है इटरेटिव डेवलपमेंट को, जबकि पुरानी वाली जो थी वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट थी इस टर्म में कि उसमें डिप्लॉयमेंट नहीं थी। आप बनाते रहते थे, जब आपका सॉफ्टवेयर मेच्योर हो जाता था और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल कर लेता था तो ऑटोमेटिकली उसके बाद उसको डिप्लॉय किया जाता था। जब डिप्लॉय करते थे तो 100 चीजें ऐसी निकल आती थी कि जिनकी वजह से वो दोबारा से बदलाव का डेवलपमेंट फेज में दोबारा चला जाता। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यार बजाय इसके कि हम बिलफर्स 6 महीने 1 साल के बाद एक प्रोडक्ट को रिलीज करें और उसमें प्रॉब्लम आए और फिर 6 महीने उन प्रॉब्लम को एड्रेस करने पे लगाएं, तो वाई नॉट कि हम उस सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल बनाएं, 2 से 4 हफ्ते में उसको डिप्लॉय करें, उसके अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं उनको उसी टाइम सॉल्व करें, तो 1.5 महीने बाद हमारे सॉफ्टवेयर की एक फंक्शनैलिटी अप एंड रनिंग हो जाए। फिर हम इसी के साथ साथ सेकंड चीजें बनाएं, थर्ड चीजें बनाएं, क्योंकि जब एंड यूजर के सामने एक चीज आती है ना तो देन उसके जहन में 6 रिक्वायरमेंट्स और याद आ जाती हैं जो कि पहले नहीं थी। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं अपनी आम लाइफ से। पुराने जमाने में फोन नहीं होता था या बहुत कम होता था, तो लोग ये कहते थे कि यार बस हमें किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन का टूल मिल जाए, फोन मिल जाए, वो घर के अंदर लगाओ, तार के साथ कनेक्टेड हो, एक कमरे में पड़ा हो तो हम वहां जाके बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब फोन आम हो गया और लोगों ने फोन को यूज करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसको इस तरह से मैनेज कर लिया कि हमने कहा यार अगर तस्वीर भी आना शुरू हो जाए इसके साथ तो क्या ही बात है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब तस्वीर आना शुरू हो जाएगी तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और हो गई, फिर कुछ और होगी, तो इस तरह चीजें बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ये होता है कि जब हम एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो बसा औकात एंड यूजर के जहन में प्रीवियसली कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो ही आप करंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके उसके सामने लेकर आते हैं तो उसके जहन में चार और ख्वाहिशात जाग जाती हैं, या मजीद चार ऐसी रिक्वायरमेंट्स उसको नजर आना शुरू हो जाती हैं जो पहले उसके जहन में नहीं थी, बिकॉज उसके सामने कोई इंटरफेस नहीं था, कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, कोई डिजिटल फॉर्म में उसका वो काम नहीं था। ठीक है, तो इस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने एजाइल डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी लेके आए कि यार जो भी चीज है वो साथ साथ ही सामने आए और साथ साथ ही काम करके हम उसको कवर अप कर लें। ठीक हो गया। इसके लिए जो अप्रोचेज है उसमें स्क्रम कानमन वगैरह ये सारी जो है आजकल यूटिलाइज हो रही हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके से। अच्छा, इसमें होता क्या है? हम थोड़ा सा जरा इसको गौर से देखते हैं कि यार स्क्रम अगर हमें कहीं पे बात करनी पड़ी जाए, ठीक है, हमें कोई बंदा कहता है यार सिक्योर सॉफ्टवेयर बनाना है, आप जरा हमें गाइड करें, आप साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट रहे हैं, आपको नॉलेज है। तो अब वो बात करें कि यार हमारे फॉर एग्जांपल चैंपियन की ये रिक्वायरमेंट है, हमारे XYZ की ये रिक्वायरमेंट है, तो आप उसकी बात को कैसे अंडरस्टैंड करोगे? पहले आपको उन टर्मिनोलॉजीज का पता होगा, तो आपको पता होगा ना किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक गाड़ी है और आपकी गाड़ी किसी जगह चलते चलते बंद हो गई और आपने कहा कि मिस्त्री को फोन किया और उसने कहा जी आप जरा इसका कार्बोरेटर चेक करें कि उसमें पानी है कि नहीं। हाउ यू कम टू नो कि यार कार्बोरेटर एक्चुअली होता क्या? अगर पता होगा तो तभी जाके चेक करोगे ना, वरना आप कहोगे यार मुझे तो पता नहीं, कार्बोरेटर इतने बड़े इंजन के आगे जो चीजें बनी हुई हैं, पुर्जे शुर्जे लगे हुए हैं, इसमें से कौन सी वाली चीज का ये मुझे कह रहा है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि जरा इसकी स्क्रम की जो है ना क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है। तो सबसे पहली तो है प्रोडक्ट, जाहिर है जिसके ऊपर सारा काम हो रहा है, जिसके लिए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो चीज आ गई प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो एक एप्लीकेशन होगी जो कि या तो अंडर डेवलपमेंट है या इन्हेंसमेंट है या रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो उसमें से कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होगी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर जो कि हमारी प्रोडक्ट कहलाएगी।
और प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है? वो फीचर हैं जो बेसिकली हमने उस प्रोडक्ट में डेवलप करने हैं, रिप्लेस करने हैं या इनहेंस करने हैं। तो वो जो यूजर रिक्वायरमेंट है ना, वो बेसिकली प्रोडक्ट बैकलॉग कहला रहा होता है एजाइल की टर्मिनोलॉजीज में। ठीक है। अच्छा, अब ये तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होंगी, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर की 1,000 रिक्वायरमेंट्स हो। ठीक है। तो उसमें से उसको प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है फ्रॉम लाइक ऑनर या आपका जो चैंपियन होता है उसकी तरफ से कि यार इन सारी 1,000 में से ना सबसे पहले 10 करके दो। ठीक है। और उसको फिर उन प्रायोरिटीज में से फिर चंक्स बना के ना उसको स्प्रिंट्स में डाल दिया। तो स्प्रिंट एक साइकिल का नाम होगा, वो आगे देख लेते हैं आगे। ठीक है। अच्छा, फिर प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद कोई प्रोडक्ट का ऑनर भी होगा। ये बेसिकली वो एंटिटी होती है, कोई बिजनेस यूनिट होता है, बिजनेस एरिया होता है कि जो बेसिकली सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करता है कि यार मुझे एक्चुअली ऐसी कोई चीज चाहिए जो ये वाले काम कर दे। ठीक है। अच्छा, और ये वो बातें कैसे बताता है, उसका तरीका एजाइल डेवलपमेंट में बिल्कुल डिफरेंट होता है। पहले तो बताते हैं ना यार हमें एक चीज बना दो, हमें ये कर दो, इसमें कैसे हो। इसमें जरा डिफरेंट तरीका से चीजें आती हैं। कैसे आती है वो आगे देखेंगे। वो आती है यूजर स्टोरीज की फॉर्म में। ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट ऑनर जो है ना वो बेसिकली आपका वो हो गया जिसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है, जिसके ऊपर आप सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर आती है यूजर स्टोरेज। तो वो जो आपका प्रोडक्ट ऑनर होता है ना, वो आपको कुछ स्टोरेज देता है। ठीक है। स्टोरेज क्या होती है? वो एक नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में वो चीजें होती हैं जो वो यूजर चाह रहा होता है। ठीक है। देखो ना, अब यूजर को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तो पता नहीं है, तो वो आपको आपकी जबान में जो चीजें नहीं कह सकता। तो इन्होंने कहा यार तुम हमें ना अपनी स्टोरी की फॉर्म में कुछ दे दो कि यार मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें मुझे गियर ना लगाना पड़े। अब उसके लिए करते क्या हो ये डजेंट मैटर, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप टेक्निकल बंदे हो, आप देखो कि इसके अंदर मैं क्या चेंज ला सकता हूँ। बट यूजर आपको अपनी अंग्रेजी जबान में, उर्दू जबान में, पंजाबी जबान में, जो भी उसकी नेटिव लैंग्वेज है या जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, उसके अंदर वो बता देगा आपको कि यार मुझे कुछ इस तरह की चीजें चाहिए। ठीक है। उन चीजों को देखते हुए फिर आपकी जो डेवलपमेंट की टीम है और वो जो आपके बाकी एनालिस्ट वगैरह है वो फिर डिजाइन को improve करेंगे। स्प्रिंट क्या होता है? ए फिक्स टाइम बेस्ड पीरियड ऑफ टाइम जो कि 2 से 4 वीक का होता है, जिसके अंदर आपने वो जो प्रायोरिटाइज किया हुआ है उसकी प्रोडक्ट के फीचर्स को, बैकलॉग्स को, उनमें से कुछ चंक को उठा के आप कहते हो कि यार इस स्प्रिंट में हम इन 6 चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे या इन 6 चीजों को डिजाइन करेंगे, या यूजर की जो ये वाली 6 स्टोरीज है ना, इनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके आएंगे, प्रोडक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो उस दौरान में आप जो है वो वाला काम करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपकी नई रिक्वायरमेंट्स भी डेवलप हो सकती हैं। कोई पुरानी चीज थी, खराब होगी, तो आपने कहा यार इसके लिए हम ये वाला स्प्रिंट करते हैं और उसमें हम ये जो मसला आया था ना इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक हो गया ना। और आप ये भी कर सकते हैं कि यार ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है, अब हम इसमें सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी आप स्प्रिंट एक ऐड कर सकते हो। ठीक है। स्प्रिंट एक बेसिकली चंक ऑफ टाइम होगा जिसके अंदर आप कुछ स्पेसिफिक काम करोगे। ठीक है। और वो जब काम हो जाएगा तो वेरीफाई कैसे होगा कि यार ये काम ठीक हो गया? उसके लिए डेफिनेशन ऑफ डन डिफाइंड होंगी। ठीक है। और जब भी आप किसी काम को कर लोगे तो उसकी जो वेटिंग होगी वो डेफिनेशन ऑफ डन के अगेंस्ट मेजर की जाएगी कि क्या ये जो आपने अब चीज बना ली है स्प्रिंट से गुजरने के बाद, ये डेफिनेशन ऑफ डन को कवर अप कर रही है। अगर उनको फुलफिल कर रही है उन रिक्वायरमेंट्स को, उन चीजों को, तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला स्प्रिंट बिल्कुल ठीक बन गया। अब ये जो एग्जांपल दी हुई है ना, बेटा आप एक काम करो, जरा उठो ना, ये पीछे वाली लाइट जला दो और आगे वाली ना ये बंद कर दो, क्योंकि ये फिर लाइट पड़ी है ना तो आपको सही नजर नहीं आएगा। शाबाश। चलो, थैंक यू। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यूजर की स्टोरी की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? मैं सिर्फ पहले ही पढ़ता हूं आपके लिए। एज एन HR रेप। ठीक है। वो कहेगा कि यार दो तरह की बातें होंगी। कंडीशन क्या होगी? हु इज अथराइज टू इनिशिएट रिव्यू फॉर न्यू एम्प्लॉयज। और एक्चुअली वो स्टोरी में डालेगा आई वांट टू बी नोटिफाइड व्हेन न्यू हायर्स हैव रीच्ड देयर 90 डेज मार्क। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या थी कि यार किसी ने कोई वो आपकी जो नए बंदे आए हैं उनकी ना परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करने की, इन्होंने कैसा काम किया। ठीक है। यूजर अपनी स्टोरी में बताएगा HR वाला बंदा, आई वांट टू बी नोटिफाइड व्हेन न्यू हायर्स हैव रीच 90 डे मार्क, कि यार मुझे ना ऐसी कोई चीज चाहिए जो जू ही 90 दिन किसी बंदे की इंप्लॉयमेंट के पूरे होते हैं ना, तो वो मुझे वो बता दे कि यार ये मिस्टर उमर के या मिस्टर खतीब के हमारे ऑफिस में
फलां तारीख को 90 दिन पूरे हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर मैं एज ए एच आर रैप मुझे पता होगा कि यार इन दो बंदों के पूरे हो गए हैं 20 में से, तो मैं उनकी वो एवेल्युएशन वाला काम कर लूंगा। क्या कर लूंगा? सो दैट आई कैन इनिशिएट अ 90 डे रिव्यू, ठीक है ना। इस तरह से वो अपनी रिक्वायरमेंट लिख के देते हैं। अब आप इसके अगेंस्ट प्रोग्रामिंग करेंगे कि यार अच्छा इस काम के लिए मैं क्या करूं कि जिससे वो जो एचआर वाला बंदा है उसके सामने एक पॉपअप हो जाए कि यार अगले वीक में इन दो बंदों के 90 डेज पूरे हो रहे हैं अपॉइंटमेंट के, ठीक हो गया ना। और उसका मतलब है उसके बाद उसने करना क्या है, उसने वहां पे उसका इनिशिएट करना है, तो उसका मतलब को बटन भी बनाना पड़ेगा कि यार जिन जिन के 90 डेज पूरे हो रहे हैं तो वो उसको नजर भी आ जाए लिस्ट में, और अगर जिनको वो चेक करके इनिशिएट का बटन करते हैं तो उसके बाद उनकी वो जो 90 डे वाला रिव्यू की रिक्वायरमेंट होती है वो भी इनिशिएट हो जाए। सही हो गया। इसी तरह से बाकी स्टोरीज लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक तो हमने देख लिया टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। अब इन टर्मिनोलॉजीज को, इन स्प्रिंट्स को, इन सारे मामलात को, इस डेवलपमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, रन करने के लिए कुछ चाहिए होते हैं हजरात जो इन सारे मामलात को मैनेज करेंगे। तो उन हजरात को ना डिवाइड किया जाता है कुछ रूल्स के अंदर, उन्हें कुछ स्पेसिफिक रूल्स असाइन किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला मेन रोल होता है उस टीम के अंदर जो डेवलपमेंट कर रही होती है आपकी स्क्रम या जाइल के ऊपर, वो होता है स्क्रम मास्टर का, ठीक है। ये एक मेन हेड ऑफ द टीम होता है जिसने उन सारी टीम के रूल्स को, मेंबर्स को लेके चलना होता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट को ओवरऑल ऊपर से देख रहा होता है, ठीक है। उसको टीम को डायरेक्शन दे रहा होता है, उनको टास्क दे रहा होता है, ठीक है। उनकी रिव्यू कर रहा होता है, अगर उसमें कोई चीज सही तरह से नहीं हो रही तो उसको पिन पॉइंट करके रेलेवेंट बंदों को गाइड करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक एक्सपीरियंस तरीन पर्सन होता है, और स्क्रम मास्टर को नॉर्मली एक प्रोजेक्ट एक टाइम में एज ए मास्टर असाइन किया जाता है सो दैट वो फुली डिवोशन के साथ उसको मैनेज कर सके और लीड कर सके टुवर्ड्स सक्सेस, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं एनालिस्ट। एनालिस्ट क्या करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट ऑनर होता है और जो स्क्रम मास्टर होता है उन दोनों के साथ मिलके वो जो यूजर स्टोरीज हैं उनको डेवलपमेंट की स्प्रिंट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। यार यूजर ने ये 6 रिक्वायरमेंट दी थी, तो इसके लिए हम क्या करें कि ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें डेवलपमेंट की आइडेंटिफाई करें कि ये वाली चीजें अगर बन जाती है ना तो वो यूजर की बोली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एनालिस्ट बेसिकली आपके एंड यूजर या प्रोडक्ट ऑनर की रिक्वायरमेंट को स्क्रम मास्टर के साथ मिलके डेवलपर के लिए गाइडलाइंस में कन्वर्ट करता है, ये समझ, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्ट होता है। आर्किटेक्ट क्या करता है कि वो जो डिजाइन या वो जो एनालिस्ट ने आपको एक डिजाइन सा करके दिया है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसको मैपिंग करवाना चीजों के साथ और उसको एक्चुअली सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करवाना, ठीक है। उस सारे जो आर्किटेक्चर है ना, उसका जो डिजाइन है ना, वो उसके पास होता है। और नॉर्मली इस बंदे का काम सबसे पहले वाले में शुरू होता है, सबसे ज्यादा स्प्रिंट जीरो में, कि जो सबसे पहला आपका स्प्रिंट होता है उस डेवलपमेंट का, उसमें ये आर्किटेक्ट इन्वॉल्व होता है। वो सारी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाता है, ठीक है। जिसके बाद फिर स्प्रिंट 1 2 3 में उसको प्रायोरिटाइज करके पहला फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, चौथे फेज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाता है। डिजाइनर क्या करते हैं? डिजाइनर जो उसका यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस वगैरह जो है इस तरह की चीजें डेवलपर्स होते हैं उसके, ठीक है। इसमें क्या क्या आ रहा होता है? फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेट करते हैं यूजर की जो डिजायर्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑनर की तरफ से उनको, जो फीचर्स हैं और जो इंटरफेस वगैरह की रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करने वाले इसके डिजाइनर्स होते हैं, ठीक है। फिर इंजीनियर्स होते हैं जो कि बेसिकली कोडिंग कर रहे होते हैं। टेस्टर होते हैं जो कि आपकी वो डीओडीज जो थी, डेफिनेशन ऑफ डन, उनको देख रहे होते हैं कि यार ये डेफिनेशन ऑफ डन है ये किस हद तक कंप्लीट हुई है और क्या उसका वो बना है, ठीक है। ये क्लास के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं ये। और वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या बेटा? हैदर, आज पहली बार नजर आ रहे हो? अच्छा, ये भी दोनों भगोड़े हैं, बढ़िया, दोनों भगोड़े हो गए। अच्छा, अब ये जितने भी रूल्स हैं ना, ये रिक्वायर कर रहे होते हैं कि अब हमने इस सारे फेज के अंदर इन सबको इस काबिल बनाना है कि ये जो भी अपना 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 काम करें उसमें सिक्योरिटी को इनकॉर्पोरेट करें।
जब ये लोग सिक्योरिटी के हवाले से नॉलेज गेन कर लेंगे, आइडियाज गेन कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अपने लेवल पे जो जो भी काम कर रहे होंगे वो सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ से है। ठीक हो गया ना? अच्छा। अच्छा, एजाइल का जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है ना, वो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है। ठीक है। ये आपके जो कस्टमर है ना, ये इनकी तरफ से कोई हमें इनपुट इनपुट मिलती है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑनर जो होता है उसको ट्रांसफॉर्म करता है उसके साथ स्क्रम मास्टर के साथ मिलके प्रोडक्ट के बैकलॉग्स में। ठीक है। उसके बाद उसकी प्लानिंग मीटिंग होती है। प्लानिंग मीटिंग में वो जो बैकलॉग होता है उसकी प्रायोरिटाइजेशन की जाती है। उसके ऊपर कुछ स्प्रिंट्स बनते हैं 1 से 4 वीक के। ठीक है। वो 1 से 4 वीक के मुख्तलिफ स्प्रिंट्स एग्जीक्यूट होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, और वो हर स्प्रिंट के बाद आपको कोई ना कोई फिनिश वर्क मिल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर स्क्रम मास्टर जो होता है हर 24 आवर्स में एक बार मीटिंग करता है, जिसमें कल के टास्क को देखा जाता है कि कल क्या कुछ किया और आज क्या कुछ करना है। ठीक है। और उसमें चीजें जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट पूरी हुई हैं कि नहीं हुई। ठीक हो गया ना? और इसमें बर्न डाउन या अप चार्ट बन रहा होता है कि जिसमें वो हमने वो जो सारे टास्क किए हुए थे वो कौन कौन से खत्म होते जा रहे हैं, उनको हम बर्न डाउन करते रहते हैं कि यार ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। और अगर कोई नई चीज उसमें ऐड हो रही है ड्यूरिंग मीटिंग, ड्यूरिंग डिस्कशन, एक हम बना तो रहे थे, बीच में गड़बड़ आ गई, उसके समय कोई मजीद मॉडिफिकेशन, तो नई चीजें इसमें ऐड अप भी होती जाती है, उसको हम बर्न अप कहते हैं। ठीक हो गया ना? और ये डेली स्क्रम मीटिंग में हमारी डिस्कशन हो रही थी, इससे ये बर्न अप या डाउन वाले चार्ट कंप्लीट होते रहते हैं। ठीक है। जब ये चीज कंप्लीट होती है तो स्प्रिंट का रिव्यू होता है, उस पूरे स्प्रिंट का, के देखा जाता है इसमें हमने क्या चीजें अच्छी की, क्या चीजें खराब की, जो अच्छी की हम अगले वाले स्प्रिंट में लेके जाएं, जो बुरी की उनको अगले वाले स्प्रिंट में रिपीट ना करें। ठीक है। और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर स्प्रिंट का पूरा रेस्ट्रो चलता शुरू हो जाता है। अच्छा। अब स्प्रिंट जो है ये क्या होता है? अच्छा, जैसे कि हमने बताया कि यार ये जो है ना स्प्रिंट ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो एक खास तरह की आपकी चीज बन गई होगी। ठीक है। अच्छा, अब इस स्प्रिंट में अगर हम सिक्योरिटी डालना चाहें तो हमें मुख्तलिफ तरह की इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हमें वो सिक्योरिटी डेफिनेशन ऑफ डन में भी डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेफिनेशन ऑफ डन में ही डाल दूं कि यार मेरा सॉफ्टवेयर सिक्योर होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से आपको पिछले सारी चीजों में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये भी डालना पड़ेगा कि यार ये यूजर ऑथेंटिकेशन है उस तरह से हो रही हो, डेटा कोई देख ना सके, जिसको जो राइट्स है वही देख सके, कोई दूसरा बंदा डिलीट ना कर सके। ठीक है ना? वगैरह वगैरह, इस तरह की डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट, साथ साथ आपने सिक्योरिटी की डेफिनेशन ऑफ डन में भी चीजें, और जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर भी ये वाली चीजें आपने डाल दी होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको डालने से क्या होगा कि हर बंदा उसको देखते हुए जब चीजों को ट्रांसलेट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से अपने अपने लेवल पे वो मुख्तलिफ कंट्रोल्स की इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो जब आपका सॉफ्टवेयर बन रहा होगा, इस एक्टिविटी के अंदर होगा, उसी वक्त से वो सारी रिक्वायरमेंट्स जनरेट भी होना शुरू हो जाएंगी और इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। बजाय इसके कि आपने पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया है और एंड में आप कह रहे हैं कि यार अब जो है ना इसको हम आगे करें। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब होता है जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि जो आपकी यूजर स्टोरीज होती है ना, जब वो स्प्रिंट में एंटर होती हैं तो जो आपका बिजनेस एनालिस्ट वाला बंदा होता है वो स्पेसिफिकेशन में उनको ट्रांसलेट करता है। ठीक है। और आर्किटेक्चर को देता है। आर्किटेक्चर उसकी बेस पे आर्किटेक्ट करता है उन रिक्वायरमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ समथिंग, और उनको फिर आगे वो जो डेवलपर्स वेलपर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, उनको देते हैं, और डिजाइनर जो है ना वो मैनेज कर लेते हैं। ठीक हो गया? अच्छा। अब इस दौरान में अगर हम वो अटैक सरफेस एनालिसिस वगैरह और इस तरह की चीजें भी डाल दें कि यार ये जो चीज बना रहे हो इसका अटैक सरफेस क्या है, उस पे कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं, और उन थ्रेट के काउंटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये उस वाले फेज में, एनालिस्ट वाले फेज में, आर्किटेक्चर वाले फेज में चीजें डाल दी जाएं तो ऑटोमेटिकली जो डेवलपर्स हैं उनको भी चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी। जब फुलफिल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो आपके सॉफ्टवेयर की जो स्प्रिंट का जो एक आउटपुट निकलेगी एक स्प्रिंट कंप्लीट होने के बाद, उसमें सिक्योरिटी इन बिल्ट होगी, उसने उन चीज़ों को किसी हद तक टैकल कर लिया होगा। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो सब चीज़ों को उस टाइम पे एंटिसिपेट ना कर सके, बट स्टिल कुछ चीज़ों को तो वो कर लेंगे। ठीक। अच्छा। उसके बाद जब उन्होंने वो आर्किटेक्चर में कोई चीज़ डाल दी आर्किटेक्ट ने और डिज़ाइनर ने उसकी बेस पे डिज़ाइन भी बना दिया, अब जब वो डेवलपमेंट वालों के पास जाएगी तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग ये कर सकते हैं, आप लोग अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज करें तो आपने देखा होगा उसमें कोड रिव्यू के और SCM के, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एनालिसिस के, SCA के मुख्तलिफ तरह के ना वो एड ऑन्स आना शुरू हो गए। ठीक है। तो अगर आपके उस डेवलपर का जो भी नेटवर्क है, जो आपकी टीम है, उसके अंदर सिक्योरिटी अवेयर लोग बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली उन्होंने कुछ इस तरह के
कुछ अपने आईडी के अंदर सिक्योरिटी टेस्टिंग के टूल्स लगाए हुए होंगे, तो जब कोडिंग कर रहे होंगे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो आपको उसी वक्त, या आपने कोई फंक्शन यूज किया आपको बिल्ट इन, तो वो आपको बता देगा कि यार ये जो है ना ये टाइप सेफ कंपोनेंट नहीं है, तो इसकी जगह आप ये वाला फंक्शन यूज करें, ये टाइप सेफ है, या किसी और हवाले से सिक्योरिटी में आपको बेहतरी देगा। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें आपकी जो डेवलपर्स हैं वो लोग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो उसकी टेस्टिंग करेंगे, तो नॉर्मल टेस्टिंग तो फंक्शनैलिटी के हवाले से होती है, तो वो लोग ये भी करवा सकते हैं कि वो स्टैटिक कोड एनालिसिस वगैरह के ऊपर चले जाएं। ठीक है, कि जब उन्होंने कोड कर लिया तो उसके बाद उस कोड का रिव्यू करवा लें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं एक्सटेंशन से, कोई एक्स्ट्रा काम ना करें, सिर्फ एक उसको सबमिट करवाना होगा स्टैटिक कोड एनालिसिस के लिए। उसकी जो आउटपुट आएगी उसको सामने देखते हुए उनको सिर्फ उसमें अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो चेंजेस करनी पड़ेंगी। और तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक डेवलपर जिसने एक थोड़ा सा नॉन सिक्योरिटी अवेयर कोड बनाया और सेस्ट में सबमिट किया, और सेस्ट ने उसको बताया कि यार इसमें ये चार चीजें तुमने ठीक नहीं की, इनको इम्प्रूव कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब वो अगले स्प्रिंट में वही डेवलपर जाएगा ना, उसके जहन में होगा कि यार पिछली बार मैंने ये कुछ किया था ना तो चार गलतियां निकली थी सिक्योरिटी की। ठीक है, तो वो उस बार थोड़ा सा एहतियात से प्रोग्रामिंग करेगा, उन चीजों को मैनेज कर, तो हो सकता है कि अगली बार उसकी तीन निकले, एक उसको याद रही हो तो उसने पहले से कवर कर ली हो, तीन उससे मिस हो गई हो, तो अगली बार वो तीन गलतियां सेस्ट के अंदर निकलेंगी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगली बार वो इन तीन को इंप्रूव कर लेगा। तो ग्रेजुअली इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो डेवलपर्स हैं वो भी एट द एंड 100% सिक्योर कोडिंग स्टार्ट से शुरू कर देंगे। उनको पता है कि यार ये आगे जाके जब एनालिसिस होगा और ये वाली गलतियां मेरी निकलनी है, तो बजाय इसके कि मैं उस वक्त इनको ठीक करूं, वाई नॉट कि मैं स्टार्ट से इस चीज को इंप्लीमेंट करके चलूं, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो सब चीजें हैं वो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जाना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसको जब टेस्टिंग होगी उसके अंदर भी आप स्कैनिंग करवा सकते हैं, और उसमें डायनामिक एप्लीकेशन एनालिसिस वाले जो चीजें हैं वो इसको रिव्यू कर लेंगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें मतलब जो भी हमारी टीम है या जो भी हमारे ऑनर्स हैं उनको वालेकुम सलाम, ये दो तीन चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए अपनी टीम के अंदर। सबसे पहले तो आईडी बेस्ड चेकर्स होने चाहिए, ताकि जो जो कोडिंग हो रही है साथ साथ उसके ऊपर रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर टू, डायनामिक और स्टैटिक एनालिसिस और सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस, ये दो पॉइंट जो है ना, ये चीजें भी हमें अपने उस डेवलपमेंट के साइकिल में इंप्लीमेंट कर लेनी चाहिए। कंपोजिशन एनालिसिस ये होता है कि आपने जितनी भी लाइब्रेरीज यूज की हैं, जितने भी कंपोनेंट्स यूज किए हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हैं चाहे वो प्रोप्राइटरी हैं, ओपन सोर्स हैं, तो उनका भी एनालिसिस हो कि यार ये वाला जो आपने वेरिएंट यूज किया है कंपोनेंट का, क्या इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, सो दैट अगर वल्नरेबिलिटी है तो आपको ऑटोमेटिकली डिजाइन टाइम पे पता चल जाएगा यार ये वाला जो कंपोनेंट मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है। तो बजाय इसके कि बाद में आप उसके पैच बना के भेजें, आप अभी से उसका जो वेरिएंट है अपडेट वाला यूज कर ले, ताकि आपके सॉफ्टवेयर जो स्टार्ट से वो इस वाली वल्नरेबिलिटी से क्लीन हो। ठीक है, उसके बाद आपकी उसकी वो जो आपकी वो जो एक इसके अंदर ना एक होता है पॉलिसी गेट का एक प्रोसेस होता है ना, उसको आप इंप्लीमेंट कर ले। उससे क्या होगा कि वो आपको ना सिर्फ डीओडी में डेफिनेशन ऑफ डन के अंदर ना सिर्फ आपको वो जो फंक्शनैलिटी के हवाले से क्राइटेरिया थे उनको फुलफिल करवा रहा होगा, बल्कि उसी के अंदर वो सिक्योरिटी के एक्सेप्टेंस के क्राइटेरिया भी दे देगा कि अगर आपकी इस वाली एप्लीकेशन में ये चार चीजें इंप्लीमेंटेड हैं, तो दैट मीन्स कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अ, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा ना एक स्प्रिंट का ना पूरा साइकिल होता है। सही है, इसके अंदर बैकलॉग प्लानिंग होती है, तो प्लानिंग तो होगी। ठीक है, उसके बाद जब आप रिफाइनमेंट कर रहे होते हैं तो उसी वक्त अगर आप सिक्योरिटी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी देना शुरू कर दें तो इस लेवल के ऊपर आपकी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, फिर आपने बैकलॉग बना लिया, बैकलॉग को जब आपने डेवलपमेंट में भेजा तो आप जो जो स्प्रिंट की प्लानिंग और बैकलॉग के अंदर आइटम्स को डेवलप करते जा रहे हैं, वहां पे अगर आप थ्रेट मॉडलिंग वो जो डिजाइनर और आर्किटेक्ट है वो मिलकर कर दें, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी कवर हो सकती है। फिर जब वो कोडिंग होगी और वो टेस्टिंग वेस्टिंग होगी, तो वहां पे आप अपने वो जो सारी चीजें कंपोनेंट एनालिसिस वाली और ये जो आईडी चेकर्स हैं उनको इंप्लीमेंट कर दें, तो इस लेवल के ऊपर भी आपकी कोडिंग या सिक्योर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर जब आप ये टेस्टिंग के हवाले से जाएंगे तो सिक्योर कंपोनेंट एनालिसिस और जो उसकी एप्लीकेशन स्टैटिक टेस्टिंग है उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ से आपकी प्रोडक्ट बेहतर निकलना शुरू हो जाएगी। ये जब आगे डिप्लॉयमेंट फेज में जाएगा तो वहाँ के अपने चेक्स होंगे, टेस्टिंग के अपने चेक होते हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर के हर फेज के अंदर जो स्प्रिंट का साइकिल होगा, उस साइकिल के अंदर वो जो हमने पहले पूरा एक देखा था उसके अंदर आपकी हर फेज के अंदर ये सिक्योरिटी के पॉइंट्स इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, उसके बाद ना, अब ये सारे स्प्रिंट हमने देख लिया, स्क्रम देख लिया,
अब हम टच करने जा रहे हैं डेवऑप्स को। ठीक है। तो ये जो स्क्रम वगैरह की मेथोडोलॉजी है ना, ये मैप हुई और इसको इम्प्लीमेंट करते हुए फिर वो जो है ना डेवऑप्स वाला कंसेप्ट आ गया। क्यों? कि स्प्रिंट में क्या होता था कि पहले क्या होता था कि सारे के सारे पहले डेवलप कर लेते थे। ठीक है। और डेवलप करने के बाद ना फिर क्या करते थे कि अच्छा यार, एक तो मुझे यार इधर बेटा लाइट जलाओ। मैसेज आपने कर दिया था ना? अच्छा। हाँ भाई, आदिल शहजाद शहजाद शेख, कमर मुहियुद्दीन, हैदर जमान सत्ती। हैदर साहब आप कहाँ थे? अच्छा। अच्छा, मोहम्मद अब्बास। अच्छा, आप भी इनके साथी हो। एफवाईपी में सारे बिजी होते हैं, वो तो आ जाते थे, आप नहीं आते थे क्या? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो हम करते हैं कंटिन्यू अपने डेवऑप्स से। डेवऑप्स में हमने जब कहा कि यार पहले तो ज़माने में हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर इकट्ठा डेवलप करते थे, फिर हमने उसको स्प्रिंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब स्प्रिंट में क्या होता था? स्प्रिंट में ये होता था कि आप बनाते थे, डिप्लॉय करते थे, बनाते थे, डिप्लॉय करते थे, बनाते थे, डिप्लॉय करते थे। तो बनने के साथ साथ डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो गई। जब आप डिप्लॉय कर देते हैं, कोई चीज प्रोडक्शन में आ जाती है, तो वो चली जाती है ऑपरेशंस वालों के पास, डेवलपर से निकल के। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो जो डेवलपर्स थे ना, उनकी एंगेजमेंट के साथ साथ वो जो ऑपरेशंस वाले लोग थे, उनकी भी काम काज शुरू में शुरू हो गया। सही है ना? तो जब वो शुरू में शुरू हो गया ना, तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि ना, ऑटोमेटिकली चीज़ों को ऑपरेशंस वालों ने भी देखना शुरू कर दिया। तो हमें जरूरत पेश आई कि अब इस काम में हम ऑपरेशंस वालों को भी शुरू से ही साथ लेके चलें। ठीक है, ताकि हमारी उन चीज़ों की जो इंटीग्रेशन है वो इकट्ठी दोनों के हवाले से शुरू हो जाए। तो अब हुआ ये कि ये जो दोनों थे, डेवलपर्स भी और ऑपरेशंस वाले भी, ठीक है ना, ये दोनों से शुरू में से ही इन दोनों की टीम्स का एक तरह का मर्जर हो गया। इनकी बहुत सारी चीजें जो थी वो आपस में एक दूसरे के साथ, कुछ की मर्ज हो गई और कुछ की जो है ना शेयर हो गई। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इस वाले काम को करने की वजह से वो जो CI/CD था, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट या डेवलपमेंट, ठीक है, दोनों चीजें। तो ये सारे मॉडल जो है ना, वो अब बेसिकली स्क्रम की मेथोडोलॉजी की वजह से वजूद में आना शुरू हो गए। ठीक है। अब इसको डेव ऑप्स का नाम दिया, सेक डेव ऑप्स का नाम दिया, डेव सेक्स ऑप्स का नाम दिया, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि इसमें लेटर ऑन सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की तो उसमें सेक वाला वर्ड भी आना शुरू हो गया। ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमारा मकसद क्या बना कि यार हम इसमें जो आपके ऑपरेशन, डिप्लॉयमेंट, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग के काम है, इनको ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेट कर दें। क्यों? क्योंकि अभी वन टाइम काम नहीं है, बार बार का काम है ना। आप एक रिलीज निकालेंगे, उसकी टेस्टिंग भी होगी, उसकी इंटीग्रेशन भी होगी, इसकी डिप्लॉयमेंट भी होगी। ठीक है। साथ ही कुछ चेंज आती है, अगला स्प्रिंट चल रहा है उसकी, अगर आपकी मल्टीपल टीम है जो अलग अलग स्प्रिंट्स पे काम कर रही है, फिर तो हो सकता है कि आज एक टीम की रिलीज आई है, कल दूसरी की आ जाए, परसों तीसरी की। तो आपने, आपसे मुराद ये कि वो जो टीम्स हैं इसके अंदर, उन्होंने क्या करना शुरू किया कि ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन डालनी शुरू कर दी। ठीक है। तो उसकी वजह से हुआ ये कि काम थोड़ा सा आसान भी होना शुरू हो गया। ठीक है। और जल्दी भी होना शुरू हो गया, और रिपीटेबल भी हो गया। रिपीटेबल कैसे? कि देखो, अगर मैं इंसान हूं और मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, और सपोज आज मैं थका हुआ हूं, जैसे आज मैं गुस्से में था, तो मैंने अटेंडेंस खत्म कर दी। अब बेशक रोते रहो या पीटते रहो, अब किसी की अटेंडेंस नहीं लगेगी इस वाली क्लास की जो भी आ रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसी गुस्से में टेस्टिंग कर रहा हूं, या इसी गुस्से में किसी चीज की चेकिंग कर रहा हूं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मैं एक दो चीजें मिस कर जाऊं। ठीक है। मेरे जहन से निकल जाएं। मुझे बिजी था, मैं कहीं टाइम कम मिला, तो उसकी वजह से मैं सब चीजों को अकॉर्डिंगली चेक नहीं कर सका जिस तरह देखना चाहिए था। ठीक है। कई बार होता है, आपको पता है कि बैंकिंग की इंडस्ट्री में ना, आपकी बहुत फ्रिक्वेंटली चीज़ों को चेंज किया जाता है, आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आज एक दो महीने आप इस डेस्क पे काम कर रहे हो, फिर उस डेस्क पे भेज देंगे, फिर उस डेस्क पे। ठीक। तो उसकी वजह क्या होती है? वो कहते हैं कि यार बंदे की ना एक जहनीत इस तरह की होती है कि अगर आज मैं एक
नोट की गत्थी को गिन रहा हूँ, उसमें 100 नोट हैं, कल भी गिन रहा हूँ 100 ही हैं, परसों भी गिन रहा हूँ 100 ही हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये उमर साहब जब भी मुझे ला के देते हैं ना नोट पूरे होंगे, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा उमर की तरफ से कि यार उमर जब ला के देगा ना, थोड़े क्वाइट पॉसिबल कि 100 पूरे होंगे, तो शायद मैं गिनना बीच बीच में छोड़ दूं। यार आज मैं बिजी हूँ, तो उमर लेके आया तो यार ये 100 ही हमेशा इसके नोट पूरे होते हैं, तो आज मैं गिनता नहीं हूँ। तो हो सकता है कि उमर उस वक्त मुझे कहीं चक्कर दे दे जब उसका ट्रस्ट डेवलप हो चुका हो। सही है ना? तो इसी तरह से इसकी वजह से अगर हम इन सब चीजों को ऑटोमेट कर देंगे और उसको हम किसी कोड से किसी मशीन से करवाना शुरू कर देंगे, तो फिर मैं थका हुआ हूँ नहीं थका हुआ, मैं गुस्से में हूँ मैं नहीं गुस्से में हूँ, मुझे टाइम मिला मुझे टाइम नहीं मिला, वो जो मेरा कोड है ना ऑटोमेशन का, वो हर चीज को पूरे कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से टेस्ट करेगा जिस तरह से उनको डिजाइन किया है। तो उसमें कोई फ्लॉ रहने के चांस नहीं होंगे, बिकॉज मशीन ने तो थकना नहीं है, मशीन ने तो गुस्से में नहीं आना, मशीन को तो टाइम कम या ज्यादा का नहीं मिलना। तो वो अपने एक बार जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर दी, और हमने वो जो पूरे टेस्ट का किसी चीज का जो सिनेरियो था उसको कोडिंग में इंप्लीमेंट कर दिया, तो उसके बाद हमारी वो मेहनत अब हमेशा के लिए रिपीट होती रहेगी, और जब भी इसकी नई रिलीज आएगी वो सारे के सारे टेस्ट परफॉर्म हो जाया करेंगे। सही हो गया ना? अच्छा, ये जो ऑटोमेशन होती है ना, ये गेट कीपर फंक्शन के थ्रू मैनेज हो रही होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये मुख्तलिफ तरह के टेस्टिंग के प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, उसके ऊपर मुख्तलिफ पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उनको लॉक करता है, उन लॉक्स को फिर वो एंड यूजर को प्रेजेंट करता है, जिसके ऊपर वो देखा जाता है कि अच्छा यार ये जो भी रिलीज की है इसके बाद देखो टेस्ट रिपोर्ट क्या है। ये नहीं कहते कि यार रिलीज गई, ये आपने रिलीज की है तो इसको टेस्ट करके मुझे बताओ। उनको पता होता है कि जो ही रिलीज जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली टेस्ट भी हो जाएगी। हसन रजा क्यों टेस्ट हो जाएगी? हमने कोई ऐसी हरकत की थी जिसकी वजह से ये टेस्टिंग हो जाए ऑटोमेटिक? वो तो मैंने अभी बताया ना, एक बार मैंने पहले भी कुछ बताया था। कुछ याद आ रहा है? फहद, बताओ भाई। ये जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग हो जाती है, हम कहते हैं यार हमने जो ही रिलीज दी तो हमें पता है वो ऑटोमेटिकली टेस्ट भी हो जाएगी, तो उसका कोई जहन में आ रहा है कि वो कैसे टेस्ट हो जाएगी? हमने कोई ऐसी एक्टिविटी की थी? याद आ रहा है कुछ? कह नहीं, हमने इसके लिए एक लैब के अंदर गिटहब एक्शंस को इंप्लीमेंट किया था, और गिटहब एक्शन में इवेंट्स थे, और इवेंट में हमने कहा था कि रिलीज पे फॉर एग्जांपल अगर हम लगा देते हैं, तो जो ही अपने पास आप पुश करेंगे उसकी नई रिलीज को, तो ऑटोमेटिकली गिटहब एक्शन में हमने जो जो चीजें इंप्लीमेंट करवाई थी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? टेस्ट होना शुरू हो जाएंगी, रन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ठीक हो गया। तो इसके बाद हम इसी के अंदर इसी गेट कीपर के थ्रू इसी ऑटोमेशन के थ्रू हम सिक्योरिटी की टेस्ट को भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं, जिस तरह हम फंक्शनैलिटी की टेस्ट को इंटीग्रेट करवा रहे हैं उस सारे साइकिल के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो आपके टेस्ट होते हैं ना, इनको भी आपने कम से कम रखना होता है। अब ये ना हो आपके टेस्ट इस तरह के हों कि पता चले कि यार वो तो 4 दिन टेस्ट पे ही निकल रहे हैं, तो डेवलपर ने रिलीज कर दी है लेकिन एंड यूजर के पास 4 दिन के बाद पहुंच रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो रूल होता है कि आपके अपने सारे के सारे टेस्ट इस तरह से हों कि मैक्सिमम वो जो है ना 5 मिनट्स, चलो आप 10 मिनट्स कर लो इसको मजीद थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड बनाने के लिए कि यार हमारे 15 मिनट कर लो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। रीजन कि देखो, आज आपने एक स्प्रिंट खत्म किया, आपकी टीम ने आज रिलीज की, अगर वो आज ही टेस्ट होके 15 मिनट के बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं और खुदा न खास्ता उसमें कोई फेलियर आ गया है ना, तो उसी टाइम वो जो टीम जिसने अभी भी रिलीज की है उसको वो भिजवा सकते हैं कि यार इसके अंदर ये 4 एरर आ गए, जरा इनको रिमूव कर दो। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो छोटे मोटे एरर हो तो वो रिलीज करके उसी एक दिन के अंदर अंदर वापस रिलीज को अपडेट करवा दें। लेकिन पता चले कि वो 3 दिन बाद अगर आपका वो रिजल्ट आ रहे हैं सारे कंपाइल होके, तो वो जो आपको पता है प्रोफेशनल लोग होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो किसी को वेला तो नहीं बैठने देते, वो तो सैलरी दे रहे होते हैं। तो अगर डेवलपर ने आज रिलीज कर दी तो उन्होंने कल उनको कोई नया स्प्रिंट असाइन कर दिया होगा ताकि उनको तनख्वाह के साथ वो काम भी करते रहे। ठीक है, अब 3 दिन बाद पुराने स्प्रिंट के रिजल्ट आएंगे तो अब वो कहेंगे यार ये तो नए स्प्रिंट पे काम शुरू कर चुके हैं, जब ये स्प्रिंट खत्म होगा तो हम इस वाली के एरर्स को देखेंगे। जब वो फॉर एग्जाम्पल 2 वीक्स या 4 वीक्स के बाद वो नया वाला स्प्रिंट खत्म करते हैं और इस वाले पे आते हैं, अब उनके जहन से बहुत सारी चीजें थोड़ी सी रिमूव होगी होंगी ना कि हमने इस वाले में क्या किया था कैसे किया था, फिर उनको थोड़ा सा स्प्रिंट को उसकी सारी डिटेल को खोल के देखना पड़ेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए वो करते हैं कि जो ही आपकी रिलीज हो उसके साथ ही आपको जो है ना ये सारे मामला मिल जाए। अब ये डेव ऑप्स का ना एक बड़ा स्टैंडर्ड सा ना एक साइकिल का एक मॉडल है कि जिसके अंदर आपकी बिल्ड कोड प्लान, पहले प्लान होता है, ठीक है, फिर कोड होता है, बिल्ड होती है, टेस्ट होती है, टेस्ट के बाद रिलीज होती है, रिलीज के बाद अगर सेट है कोई एरर नहीं है तो डिप्लॉय होती है, उसके बाद ऑपरेट होती है, उसके साथ मॉनिटर हो रही होती है, अगर उसमें कोई इशू हो तो वापस प्लान में चली जाती है, और अगर ना हो तो प्लान के अंदर आपका अगला स्प्रिंट आ जाता है। ठीक है, इसी के अंदर
इसी वाली चीज के अंदर हमने अब सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट डाल दिया, ठीक है, इसी डेव ऑप्स के अंदर। तो हमने क्या किया कि इसी डेव ऑप्स के अंदर ऊपर सिक्योरिटी की चीजें कि थ्रेट मॉडलिंग, स्कैनिंग, ठीक है ना, रिमेडिएशन ऑफ द जो भी हमने उसके अंदर इश्यूज हैं उसकी मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें, एनालिसिस, ये सारी चीजें हमने इस डेव ऑप्स के अंदर डाल दी ताकि हम इसको डेव सेक ऑप बना लें। तो जब हमने इसको इसके अंदर डाला ना, तो इसके अंदर ना ये 25 एस्पेक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के एस्पेक्ट स्टार्ट हो गए। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं प्लान है ना, तो प्लान में आपने डाल दिया सेट मॉडलिंग, सिक्योरिटी बैकलॉग के आइटम्स के अंदर डाल दी, ठीक है। आपने प्रिडिक्शन शुरू कर दी क्या क्या चीजें इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के थ्रेड्स इवॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ टेस्टिंग में स्टैटिक कोड एनालिसिस डाल दिया, इसी तरह आपने पेन टेस्टिंग डाल दी। तो आपने हर स्टेप के ऊपर इसके अंदर रेलेवेंट सिक्योरिटी के एक्शंस ऐड करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आपके इस वाला जो ये डेव सेक्स का ये वाले सारे एस्पेक्ट्स है ना, इसके ऊपर हर एक के ऊपर आपने सिक्योरिटी के रेलेवेंट एरिया को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया अपने सॉफ्टवेयर के हवाले से जो कि आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा जो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं या करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, सवाल ये पैदा होते हैं कि यार ये डालेंगे कैसे। आपके पास एक डेवलपर है जो कि फॉर एग्जाम्पल कोई BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आया हुआ है, ठीक है, और आप उसे कहते हो यार इस पे ना तुम थ्रेड मॉडलिंग भी कर दो। वो कहेगा यार मुझे तो थ्रेड मॉडलिंग का नहीं पता कैसे होती है, तो मैं कैसे कर दूं। ठीक है, अब आपने वो डाल दिया कि हम तो डेवसेक्सऑप्स में हैं, तो जो भी डेवलपर है उसने ये वाले काम जरूर करने हैं, स्टैटिक कोड एनालिसिस जरूर करना है, ठीक है। अब अगले बंदे को अगर समझ ही नहीं है, ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी होती है ना, वो टेक्निकल चीज नहीं है, वो एक ह्यूमन किस्म का एक इशू है। कैसे? देखो, अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है जो किसी कोड का एनालिसिस करके मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट दे देता है कि यार इसमें ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है, इससे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो रही है, फला चीज खराब हो रही है, ठीक है, बहुत जबरदस्त है। अब अगर मैं सिर्फ वो जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंट कर दूं अपने डेवलपर्स के ऊपर, ठीक है, और वो जो ही रिलीज दें तो वो चीज़ चले और उनको वो एक सफा सा निकाल के देते हैं कि भाई ये मसले हैं, तो टेक्निकली तो मैंने इसको सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन वो डेवलपर उस सफ़े को पढ़ के क्या समझ पा रहे हैं कि ये क्या कह रहा है मुझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको इतनी समझ होती तो शायद वो डेवलप करते हुए इन चीज़ों को टैकल कर लेता। तो हमारी टेक्निकल कंट्रोल्स लगाने से ना सिक्योरिटी का फैक्टर कहीं पे भी कभी भी उसकी श्योरिटी नहीं होती। वो श्योरिटी होती है अपने वो जो ह्यूमन है उनको अवेयर करने से कि भैया ये जो काम है ना ये गलत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिश्वत है, पैसे है, तो जब तक आप किसी को अवेयर नहीं करते कि यार रिश्वत लेना हराम भी है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ये नुकसानात होते हैं आपकी जिंदगी पे, आपकी नस्ल के ऊपर, इन चीजों के ऊपर, तब तक तो यही समझ रहा होगा कि यार मैं पैसे ले रहा हूँ और उसका मुझे बेनिफिट हो रहा है, जिसका मैं सैलरी लेता हूँ उसी तरह पैसे भी ले रहा हूँ, कुछ काम एक्स्ट्रा करने के मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं या मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब तक आप उसको अवेयर नहीं करोगे ना तब तक तो वो यही समझेगा कि यार मैं ठीक ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप अवेयर कर दोगे फिर उसके अपने जहन और उसका मसला आएगा कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके वापस राह रास्त पे आ जाता है या अपनी पुरानी रविश को बरकरार रखता है, ठीक है, उसी डगर पे चलता रहता है जिसपे वो पहले चल रहा था। इसी तरह से एप्लीकेशन सिक्योरिटी में अगर आप किसी बंदे को जब तक समझाएंगे नहीं और उसको अवेयर नहीं करवाएंगे कि यार ये वाला जो आप काम कर रहे हो ना यार ये बड़ा गलत है, इससे उस सॉफ्टवेयर की सेहत पे कुछ मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं, तब तक आप उस चीज़ को ना सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से लेके नहीं आ सकोगे, ठीक है। अच्छा, अब मतलब बताने का मकसद ये कि टूल्स वगैरह कोई चीज़ नहीं है। अब होता क्या है कि जब आप इस तरह की चीजें शुरू में एज सच डेवसेकऑप्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, तो जो डेवलपर होते हैं उनके सामने एक बड़ी सी कुछ आपकी सिक्योरिटी की इशू, सिक्योरिटी की रिपोर्ट, सिक्योरिटी के टेस्ट के फेलियर्स, इस तरह की चीजें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उनको उनकी टर्मिनोलॉजीज का आइडिया नहीं हो रहा होता। देखो, हमने कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर अच्छा खासा टाइम लगाया, हमने मुख्तलिफ वेज देखे कि यार इस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आप सादे बंदे को ये कह दो ना डेवलपर को कि यार ये आपके इस कोड की वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके जहन में वो सारे सिनेरियोज आएंगे नहीं, बिकॉज उसने कोडिंग सीखी है, उसने सिक्योरिटी नहीं सीखी हुई, ठीक है। तो उसके जहन में अजीब सी कुछ बातें आएंगी, एक दो चलो छोटी मोटी बेसिक लेवल की चीजें वो समझ भी जाए कि हाँ यार इस वजह से सिक्योरिटी इसकी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन वो जो ऐसे अटैक्स, ऐसी चीजें जो बड़ा घूम फिर कर आते हैं,
वो चीजें उसके जहन में नहीं आ रही होंगी, ठीक है, अगर आएंगी भी तो उसको उसका सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो कोड कहता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एनालिसिस करने के बाद कि यार आपने जो ये वाला कंपोनेंट लगाया है ना, इसका ये वल्नरेबल है। वो कहता है यार मैं क्या करूं, मेरी तो रिक्वायरमेंट में यही वाला कंपोनेंट हो रहा है, अब अगर इसकी वल्नरेबिलिटी है तो ये वाला मैंने तो नहीं बनाया, ये तो किसी और कंपनी ने बनाया था, मैंने तो सिर्फ यूज किया है, ठीक है ना। तो मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने अपना वो जो एंड यूजर है, सॉरी एंड यूजर से बुला दिए, जो आपका एंड डेवलपर है या जो आपकी एंड टीम है, उसको जब तक आपने इस हवाले से अवेयर नहीं करना, ट्यून अप नहीं करना, ग्रूम नहीं करना, तब तक आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एक तो सिक्योरिटी उस तरह से आ नहीं पाएगी। नंबर टू, मसला क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि यार आपने ना टाइम लाइन्स फुलफिल करनी है, फॉलो करनी है, उनको अचीव करना है, ठीक है। तो अगर वो डेवलपर को सिक्योरिटी की अवेयरनेस नहीं है उस तरह से, और उसकी रिक्वायरमेंट का एहसास नहीं है, उसकी जरूरत का एहसास नहीं है, तो वो कहेगा यार पहले मैं अपनी वो टाइमलाइन आने वाली है, मैंने बिलफर्स 15 तारीख को रिलीज देनी है, और अभी इतना काम पड़ा हुआ है, तो पहले मैं सॉफ्टवेयर तो बना लूँ ना, सिक्योरिटी को मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, अगर बीच में टाइम बच गया, अगर मैंने 12 तारीख तक डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली, तो आगे जो आखिर में 3 दिन बचेंगे उसमें सिक्योरिटी भी डाल दूंगा। अगर ना बचे तो मैं, चलो खैर है, कोई बात नहीं, असल तो काम अपनी अचीव करूँ ना, टारगेट वाला जो मैंने डेडलाइन मीट करनी है फंक्शनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर वो अवेयर होगा तो उसको ये समझ में आ जाएगी कि यार अगर मैंने जस्ट फंक्शनैलिटी को ही देखा, सिक्योरिटी को ना देखा, सिर्फ इस वजह से कि यार टाइम लाइन मीट नहीं हो रही है, ये चीजें मीट नहीं हो रही, तो कल को इस सॉफ्टवेयर में इससे ज्यादा मुझे टाइम लगाना पड़ेगा इसको सिक्योर करने के लिए, जब इसके अंदर कोई फ्लॉ आएगा, कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होगी, उससे नुकसान होगा, ठीक है। तो अभी मैं इस चीज को सेटल करवा लूं, अगर टाइमलाइन का कोई इशू है तो टाइमलाइन एक्सटेंड करवा लूं, ठीक है। और उसके लिए फिर उसके पास रीजंस भी होंगी, वो अपने हेड को जाकर कहेगा कि सर ये 15 तारीख तक काम कंप्लीट नहीं होगा, 20 तारीख इसकी करें, वो कहेगा भाई क्यों, तो उसको बता सकेगा कि सर इसमें देखें 4 सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट भी है, इसके लिए मुझे साथ नॉर्मल फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के अलावा ये 4 एक्स्ट्रा चीजें भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, और इनमें मुझे 5 दिन मजीद चाहिए इन चीजों को करने के लिए, ठीक है। तो उसकी बेस पे वो फिर जस्टिफाई कर सकेगा अपने वो जो 5 दिन एक्स्ट्रा वो मांग रहा है, ठीक है। और जब वो 5 दिन एक्स्ट्रा उसको जस्टिफाई करेगा तो मिल जाएंगे, और देन फिर वो अपना काम करेगा, तो उसकी जो आउटपुट निकलेगी वो सिक्योर भी होगी, उसके ऊपर रिपीटिशन ऑफ द वर्क भी नहीं आएगा। वरना वो जो 5 दिन एक्स्ट्रा है वो हो सकता है आगे जाके महीना एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाए उनको, उन चीजों को पैच करने के लिए जो उन्होंने फर्स्ट रिलीज में ऐसे ही छोड़ दी थी। सही हो गया। अच्छा, अब हमारे पास मसला ये होता है कि इसी तरह से हमारा जो नॉर्मल एजुकेशन का स्ट्रक्चर होता है, वो आपको नई लैंग्वेजेस सिखा रहा होगा, ठीक है। पहले वो सिर्फ सी होती थी, फिर जावा आई तो उन्होंने जावा भी सिखानी शुरू कर दी, अब पाइथन आ गया तो उनको पाइथन भी सिखा रहे होंगे, डॉट नेट भी सिखा रहे होंगे। तो वो कहते हैं कि यार तुम ना हर तरह की चीजें सीख लो, डिफरेंट फ्रेमवर्क सीख लो, ठीक है ना। वो ये नहीं कर रहे होते कि यार देखो, एक बंदे ने ना हमेशा जब एक लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ड्राइविंग सीखते हो, तो आपने ड्राइविंग सीखी मेहरान के ऊपर, तो अब अगर आपके पास करोला आ गया तो क्या दोबारा ड्राइविंग सीखोगे? नहीं। आप सिर्फ ये देखोगे अच्छा यार मेहरान में फलानी चीज का बटन इधर होता था, तो इस वाले में वो वाला बटन का है, सिर्फ आपने एक बार वो नजर ढूंढनी है, उसको जब आपको मिल जाएगा तो आप हमेशा से वही काम करोगे। बिलफर्ट मेहरान का गियर यहाँ लगा होता था, अगर ये ऑटोमेटिक है तो इसमें गियर ही नहीं होगा, और अगर है तो हो सकता है इसका हैंडल के साथ लगा हो, तो आपने सिर्फ उन चीजों को सिर्फ ढूंढना है ना। पहली ड्राइविंग सीखते हुए आपको टाइम लगेगा, बट उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा, आपने सिर्फ चीजों को मैप कराने के, पिछले वाले में जो चीज ऐसे होती थी वो इस वाले में कैसे हो रही है। यही काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी करती हैं। जब आप पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो आपको पता ही नहीं होता यार वेरिएबल क्या चीज होती है, उसकी टाइप्स का क्या मतलब है, वो मैं कैसे उसमें डाटा होल्ड करवाता हूँ, दो वेरिएबल के दरमियान को प्लस माइनस कराना और तीसरे वेरिएबल को वैल्यू दे रही हो, तो ये सारे आपको कंसेप्ट शुरू से समझने पड़ते हैं, ठीक है। प्रिंट क्या होता है पहले तो ये समझोगे, फिर प्रिंट करवाओगे। इनपुट क्या होती है पहले ये समझोगे, फिर इनपुट की कमांड देखोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने पहली लैंग्वेज सीखी सी, उसमें आपको सी लैंग्वेज का सिंटैक्स सीखने के साथ साथ आपको ये सारे एस्पेक्ट्स, ये सारे इनकी थ्योरीज भी समझना पड़ेंगे, वेरिएबल क्या है, एडिशन क्या है, फंक्शन क्या है, इस तरह से, ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने सी सीख ली, अब आपने एक दो सेमेस्टर के बाद जावा का कोर्स पढ़ा, तो अब आपको ये सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है कि वेरिएबल क्या होता है, आपको पहले से पता है। अब आपने सिर्फ क्या करना है कि यार सी में वेरिएबल डिफाइन करने की ये कमांड थी, तो जावा में क्या कमांड है। सी में कोई चीज डिस्प्ले करवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए ये कमांड थी, तो जावा में उसकी क्या कमांड है, ठीक है। बाकी आपको सारी थ्योरी पता है कि प्रिंट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, पैरामीटर क्या होते हैं, तो आप सिर्फ ट्रांसलेशन करते हो, ठीक है। तो अगर ये लोग बजाय इस पे टाइम देने के, अगर इनकी मेथोडोलॉजीज में, जैसे आप लोगों के कोर्स में इन्होंने शामिल कर दिया, हालांकि है तो आप लोग साइबर सिक्योरिटी वाले, तो ये कोर्स बेसिकली आप लोगों के अंदर इस करिकुलम में तो होना चाहिए,
ये जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइप के सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर ये वाला कोर्स लाजमी होना चाहिए, सो दैट दे कम टू नो कि व्हेन वी डेवलप आवर सॉफ्टवेयर तो हम उसको किस तरह से मजीद सिक्योर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अवेयरनेस जो है ना देना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, अब ये सारी चीजें जा रही हैं एपसेक एजुकेशन पे, ये सारा जो हमने अभी तक डिस्कशन की सारी की सारी, इसका जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को एपसेक एजुकेशन या अपने जो डेवलपर्स हैं, अपने डिजाइनर्स हैं, जो हमारी पूरे स्प्रिंट वाले डेवऑप्स डेवसेक्सऑप्स की टीम है, उनको बेसिकली सिक्योरिटी की एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको जब तक कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं होगा ना सिक्योरिटी के, तब तक आप, जैसे आपको अगर ये नहीं पता कि कोई सॉफ्टवेयर हम क्यों बना रहे हैं, तो आप उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से बना नहीं सकोगे, ठीक है। पता होगा क्यों बना रहे हैं तो फिर आपको पता होगा स्कैन टारगेट ये है, तो उसके मुताबिक आप डिजाइन करोगे। इसी तरह से सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट का आइडिया नहीं होगा तो आप सिक्योरिटी को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, फिर वही बात है कि हर बंदे की अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, किसी की को हाई होती है, किसी की लो होती है, कुछ चीज़ों को ज़्यादा, कुछ लोग मैथमेटिक्स वाली चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, कुछ लोग क्वालिटेटिव साइड पे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इसी तरह सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स में भी ना अगर आप लोगों पे छोड़ दो तो वो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा उस लेवल की सिक्योरिटी को पढ़ ले, समझ ले, कर ले, तो आपको उनको इटरेटिव साइकिल्स में ना जाना पड़ता है। इस इटरेटिव साइकिल्स के लिए एक मेथडोलॉजी डेवलप हुई जिसका नाम था सीटा। सीटा स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, SETA, सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। अब हमारे सामने ट्रेनिंग एजुकेशन अवेयरनेस एक तरह की चीजों के तीन नाम है, लेकिन इसको उन्होंने बड़े तरीके से ना अलग अलग किया, ठीक है। इसमें वो जो एपसेक एजुकेशन है, जो सीटा की मेथडोलॉजी है, वो कहती है कि आपको ना सबसे पहले सीटा लाने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खास तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। एग्जेक्टिव मैनेजमेंट सपोर्ट, ठीक है। ये क्या होती है कि आपकी, चूंकि आप अगर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग कराओगे, अवेयरनेस करवाओगे, उसमें पैसे लगेंगे ना, ठीक है। जब पैसे लगेंगे तो टाइम भी लगेगा, क्योंकि जब वो इंप्लीमेंट करने लगेंगे अवेयरनेस के बाद तो फिर वो कहेंगे यार अब तो हम 15 दिन में नहीं बना के देंगे, तो हमें 20 दिन चाहिए, बिकॉज 5 दिन में सिक्योरिटी की चीजें भी सेटल करनी है अपने सॉफ्टवेयर में। तो ऑटोमेटिकली वो 5 दिन ज्यादा होंगे, तो उस 5 दिनों की आपको उन डेवलपर्स को एक्स्ट्रा पे भी देनी पड़ेगी, 5 दिन ज्यादा काम करें एक ही चीज के ऊपर। जो काम वो पहले 15 दिन में कर लेते थे वो 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एग्जेक्टिव मैनेजमेंट की सपोर्ट चाहिए सबसे पहले तो, अगर वो नहीं है तो फिर ये सारी काम करने का कोई फायदा नहीं, नंबर 1। फिर उसके बाद आपके जो कंपनी के गोल्स हैं, पॉलिसीज हैं और स्टैंडर्ड हैं, उनको सामने रखते हुए आपने अवेयरनेस और ट्रेनिंग के हवाले से जो एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो पॉलिसीज, वो कंट्रोल्स आपकी अवेयरनेस और ट्रेनिंग के बाद, आप फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि यार आपने ये 3 काम करने हैं, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी इसको अलाउ ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल एक ऑनलाइन सिस्टम है जो आपकी कोड को एनालाइज करके आपको वापस रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो आपने ट्रेनिंग तो करवा दी कि यार ये देखो ये बड़ा अच्छा टूल है, इसको आप अपना कोड अपलोड करो तो ये आपको एनालाइज करके आपको रिजल्ट दे देता है, ठीक है, ये आपने ट्रेनिंग ये करवा दी। लेकिन अब वो डेवलपर जब कोड अपलोड करने लगा तो उन्होंने कहा कि यार आपकी तो कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि आपने कोई भी अपना कोड कहीं पे भी शेयर नहीं करना किसी भी थर्ड पार्टी को। तो वो तो जो ट्रेनिंग में सीखा था वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस कंपनी की पॉलिसी नहीं है कि वो कोड को कहीं थर्ड पार्टी सेटअप में अपलोड कर सके। तो अगर आपकी ट्रेनिंग और अवेयरनेस की जो चीजें हैं वो अगर आपकी कंपनी की पॉलिसीज और गोल्स से मुताबिकत नहीं रखती तो ऑटोमेटिकली उनका फायदा नहीं होगा, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपने किसी और काम की दिलवा दी लेकिन कंपनी पॉलिसी के मुताबिक आप इंस्ट्रक्शन होगी कि वो काम ही ना कर सके, तो फिर वो ट्रेनिंग देने का क्या फायदा हुआ? ठीक है ना। तो इन चीजों में हम आहंगी पैदा करना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लर्निंग मीडिया फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए हर बंदे के हर तरह के मामला होते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि एक ट्रेनिंग का एस्पेक्ट एक बंदे के लिए फ्रूटफुल है तो दूसरे बंदे के लिए भी उतना ही फ्रूटफुल हो। सही है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं वो इन क्लासेस को जो फेस टू फेस हो रही होती है उसमें वो ज्यादा लर्न कर लेते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो माशाल्लाह दूसरे पीरियड के बिल्कुल आखिर में तशरीफ लाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए तो इस तरह की ट्रेनिंग का फायदा नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो मैं 1 घंटे से जो भी बातें बता रहा हूँ वो तो उनके सर के ऊपर से भी नहीं गुजरी, क्योंकि वो थे ही नहीं क्लास में, कि क्लास में होते तो शायद सर के ऊपर से गुजर जाती। तो ऐसे लोगों के लिए हो सकता है कि हम वो जो ऑनलाइन टाइप रिकॉर्डेड लेक्चर या इस तरह की कुछ चीज होती है, वो सेल्फ पेस स्टडी प्रोग्राम, वो अगर हम दे दें तो उनका फायदा है कि यार वो बेशक रात को 1 बजे
सोने से पहले 1 घंटे के लिए वो कोर्स रन कर लें, तो उनका फायदा है। वो शाम को कर लें, सुबह कर लें, जब भी उनको टाइम मिलता है। तो कुछ लोगों को ये वाला मॉडल ज्यादा सूट कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें बस 3-4 दिन के कोर्स हो जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। कुछ कहते हैं नहीं, हमारी हफ्ते में ना अगर हमें 2 घंटे का लेक्चर दिया जाए, फिर उसके बाद हम चीजों को समझें, पूरा हफ्ता हमको इम्प्लीमेंट करके देखें, तो हमारे लिए ज्यादा वो फायदामंद है, ठीक है ना। इस तरह से करके ना हर बंदे की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग तरह से होती है। तो हमारा जो लर्निंग मीडिया है उसके अंदर भी एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर तरह के लोगों की ट्रेनिंग नीड को फुलफिल कर सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपकी अवेलेबिलिटी है लर्निंग की, वो आपकी क्लोज स्क्रीन पॉइंट पे होनी चाहिए, उस जगह से जिस जगह पे आप उनको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सॉफ्टवेयर हाउस इस्लामाबाद में है और हम कहते हैं यार अब सिक्योरिटी की ट्रेनिंग के लिए हम आपको कराची भिजवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक तो वो 1 दिन उनका जाने का, 1 दिन आने का, अगर 5 दिन की ट्रेनिंग है तो वो 7 दिन पे चला जाएगा, ठीक है। खर्चा भी उस पर ज्यादा आएगा। फिर अगर उन्हें कोई इशू आ रहा है, तो वो भी सेटल उस तरह से दोबारा वो कहाँ, कराची से कम्युनिकेट करना भी उन लोगों से बड़ा मुश्किल होगा। अगर ह्यूमनली किसी को कोई इशू हो जाता है 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद, तो अगर इस्लामाबाद में ही ट्रेनिंग हो रही है तो वो उसको मैनेज कर सकता है, बिकॉज इस्लामाबाद के अपने लोकल एरिया के अंदर ही है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे शहर गया हुआ है तो शायद उसको वहां से ट्रेनिंग छोड़ के आना पड़े। तो इस तरह के काफी सारे मसले होते हैं, कुछ सीन होते हैं, कुछ अनसीन होते हैं। और ऑटोमेटिकली उस इतना दूर जाने के ऊपर जितना आप अपने मेन पॉइंट से दूर होंगे, आप फिर लंबी ट्रेनिंग्स को अरेंज भी नहीं करवा सकते, बिकॉज इधर से आपके ऑफिस का काम भी डिस्टर्ब हो रहा होगा, ठीक है। आप इस्लामाबाद में ट्रेनिंग है तो आप तो ये कर सकते हैं कि यार वैसे तो 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है वो पर डे, लेकिन हम उन ट्रेनिंग वालों से बात कर लें कि यार 4-4 घंटे का आप कर लो। तो अगर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है तो आप उसको 2 हफ्ते में ले जाओ, लेकिन टाइम 4 घंटे कर दो। तो डेवलपर्स को आप ये कहो कि भाई तुम सुबह जाओ, ट्रेनिंग करो 4 घंटे, उसके बाद ऑफिस आ जाओ, 4 घंटे ऑफिस का काम करो, घर चले जाओ। तो थोड़ा सा ऑफिस का काम स्लो हो जाएगा पेस पे, बट ऑफिस का काम भी चल रहा होगा, और उधर वाला काम, ट्रेनिंग वाला काम भी चल रहा होगा। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो अगर आपकी लर्निंग अवेलेबिलिटी आपके उस पॉइंट के करीब तरीन है जहां पे बेसिकली आप बेस कर रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि थ्योरीज के साथ साथ प्रैक्टिकल का होना बड़ा जरूरी है, बिकॉज हमारा ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, ये सारी का सारा प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये सारी थ्योरियां पढ़ा दूं और आप इनको इंप्लीमेंट करने के बारे में ना आए ट्रेनिंग के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जब आप जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी के पॉइंट तो सारे पता होंगे, लेकिन ये ध्यान में नहीं होगा कि इसको हम अपने सॉफ्टवेयर में कहाँ पे क्या चीज डालें तो इससे कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर हो जाएगी, सही है ना। तो आपकी जो लर्निंग है उसके अंदर आपने प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकलिटी का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल ड्रिवन लर्निंग हमेशा से बड़ी फ्रूटफुल साबित होती है। तो आप जब तक अपने उस ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में, उस ट्रेनिंग करिकुलम में एग्जाम्पल्स को ऐड नहीं करेंगे, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स को ऐड नहीं करेंगे, तो मे बी शायद सिर्फ थ्योरी या उसकी इंग्लिश या उसकी डेफिनेशन पढ़ने से लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया ना हो, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है ना। तो जब आप उसको किसी चीज़ पे मैप कर देते हैं, किसी एग्जाम्पल पे मैप कर देते हैं, तो फिर लोग उसको रिलेट कर लेते हैं। जब वो रिलेट कर लेते हैं तो चूंकि उनको उस रिलेशनशिप का या उस सिनेरियो का चूंकि खुद से प्रैक्टिकल आइडिया होता है या उन्होंने ऑब्जर्व किया होता है उस सिनेरियो को हैपन होते हुए, तो उसकी जब वो मैपिंग करते हैं ना किसी कंसेप्ट की, किसी प्रैक्टिकल चीज के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। और सारी जिंदगी में चूंकि बहुत सी चीजें बार बार हैपन होती रहती हैं, तो उनको बार बार उस हैपनिंग के साथ जहन में ना वो चीज, वो सिक्योरिटी की ट्रेनिंग भी रिफ्रेश होती रहती है कि हाँ, इस चीज में हमें इस तरह के बारे में सिक्योर करना पढ़ाया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि अपनी लर्निंग के कुछ माइलस्टोन्स डिवाइस करें और उनको फिर फॉलो भी करें। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं यार हमारे लोगों को कुछ नहीं पता, तो हम उनको बेसिक साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग करवा दें कि जिसमें उनको बताया जाए कॉन्फिडेंशियलिटी ये होती है, इंटेग्रिटी ये होती है, विजिबिलिटी ये होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जो लोग ये काम कर चुके हैं उनको दोबारा इस तरह की किसी ट्रेनिंग में ना भेजें, हम उनको भेजें कि यार हाउ टू इंप्लीमेंट दीज कंसेप्ट्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हमको सेकंड ट्रेनिंग इस वाली पे करवाएं, ठीक है। तो ऐसे तमाम लोग जो बेसिक सिक्योरिटी ट्रेनिंग कर चुके हैं, पहला माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं, उनको फिर हम सेकंड माइलस्टोन की तरफ तैयार करें कि अब उन्होंने उस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करना है सॉफ्टवेयर में, उसके ऊपर लेके जाएं। ऐसे लोग जो इस काम को कर चुके हैं तो उनको हम स्टैटिक कोड एनालिसिस या डायनेमिक कोड एनालिसिस वाली ट्रेनिंग पे भेज दें। तो ऐसे हमारे कुछ माइलस्टोन्स बने हों कि यार ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, तो इनको हम स्टेप्स में अचीव करवाते जाए, तो हमें पता है कि हमारा जो डेवलपर है वो ग्रूम होता जा रहा है और इस लेवल को अचीव करता जा रहा है और इस लेवल के ऊपर अभी आगे जा रहा है और उसकी आगे ये रिक्वायरमेंट्स पैदा हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, कल्चर एबाइडिंग लर्निंग, ठीक है। आप इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में इंटीग्रेट करें सिक्योरिटी के कंसेप्ट्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास का कल्चर अगर मैंने बढ़ाना हो, तो मैं यहाँ पे कुछ बिल बोर्ड्स या साइंस लगा दूँ, ठीक है, जिसमें लिखा हो नो अटेंडेंस ऑन लेट कमिंग,
ठीक है, ताकि आप लोगों के जहन में ये बात बैठे। वरना रोज मैं अगर हफ्ते में एक बार कहता हूँ तो उसके अगले हफ्ते भी यही वाला हाल हो रहा होता है। ठीक है, तो अब हम उसकी उसकी वजह से हम प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग पे जा रहे हैं कि अब आपकी प्रैक्टिस हुआ करेगी, थोड़ी सी अटेंडेंस ना लगने की, तो फिर आपकी वो जो है ना, ये वाली आदत थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी सिक्योरिटी की। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को कल्चर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डालना है। आप बिल बोर्ड्स लगा सकते हैं, आप डिफरेंट मैसेजेस, आप पम्फलेट छपवा सकते हैं। ठीक है, अपने यूजर्स को मैसेजेस की फॉर्म में, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, अब ये सारी मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी है, उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि इनडायरेक्ट मैसेजिंग कम्युनिकेशन वो कैसे हो रही होती है, मार्केटिंग कैसे हो रही होती है और डायरेक्ट कैसे हो रही होती है। तो एक तरह की आपने ना उनको इनडायरेक्टली अवेयर करवाना है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उनके डेस्क पे छोटे छोटे वो पॉइंट्स या कोई इस तरह की कोई चीज को मग उनको दे दें गिफ्ट में, उसके ऊपर लिखा हो कि एनालाइज सिक्योरिटी बिफोर डेवलपमेंट, इस तरह की कोई बात लिख दें। ठीक है, ताकि उनके जहन में एक इटरेशन होती रहे कि यार सिक्योरिटी 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 का हमने ख्याल रखना है। ठीक है, और एक और चीज है बोलो, बी ऑन द लुकआउट। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है? ठीक है, ये होती है कि यार आपकी जो टीम है ना, उसमें से कुछ ऐसे होंगे, जैसे हमारी क्लास है उसमें से कुछ ऐसे हैं जो शायद अगर 9:20 पे क्लास होनी है तो 9:10 पे आ जाते हैं। कुछ होते हैं जो 10:40 पे क्लास खत्म होनी है तो 10:35 पे आ जाते हैं। तो वो जो 9:10 पे आने वाले लोग हैं ना, वो लोग इस तरह के आपकी सिक्योरिटी की ट्रेनिंग के अंदर भी होंगे कि कुछ लोग उन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, वो सिक्योरिटी की ट्रेनिंग में बड़ा इंटरेस्ट शो करेंगे, वो चीज़ों को ज़्यादा सीखेंगे, वो घर जाके भी ट्रेनिंग के बाद टाइम देंगे उन चीज़ों को अच्छी तरह। तो आप उन लोगों को पिक करें। ठीक है, क्यों? कि वो आपकी सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो जर्नी है उसमें आपके लिए बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। उनको आप आगे लीडरशिप वाले रोल पे लेकर आए। ठीक है, एक डेवलपर है वो बड़ा अच्छा है, दूसरा डेवलपर बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें से जो दूसरा वाला डेवलपर है ना, वो सिक्योरिटी ट्रेनिंग में बड़ा इफेक्टिव साबित होता है, बड़ा इंटरेस्ट लेके उन चीजों को डील करता है। तो आप उसको टीम लीड बनाएं। क्यों? कि जब वो टीम लीड बनेगा ना, तो अपने नीचे काम करने वालों से वो साथ सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स को भी कवर करवाएगा, बिकॉज उसका खुद भी इंटरेस्ट है सिक्योरिटी में, वो जाके थोड़ा सा काम भी ज्यादा करेगा और उसके हवाले से सिक्योरिटी की इंप्लीमेंटेशन में आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। ठीक है, इस थ्योरी को समझने से पहले, ये जो स्ट्रेटेजी है इसको समझने से पहले, किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वो चीज समझ में आई हो। क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़े। अच्छा, अब एक साहब थे पीटर सैंड। ठीक है, वो रिस्क कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस वगैरह में उनका कुछ एक्सपीरियंस वगैरह था। उन्होंने एक ऐसी थ्योरी अपनी पेश की जिसको हम कमोबेश अपने सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजीज के अंदर भी ऐसे ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं जैसे वो मुख्तलिफ मजीद फंक्शनल एरियाज के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, ये क्या करती है? ये ऐसी जगहों पे यूज होती है जहां पे आपके हैजर्ड्स हाई हो और आपकी आउटरीच कम हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है, अब उसके अंदर आपके सामने इतने अनलिमिटेड किस्म के वेन्यूज है जहां से आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर अटैक हो सकता है कि आपका हर चीज को फुलफिल करना ह्यूमनली भी और फाइनेंशियली भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि आप अपने सॉफ्टवेयर को इतना सिक्योर बना दो कि उसके ऊपर दुनिया का कोई अटैक ना हो सके। तो एक तो ये वैसे ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश भी करें इसको पॉसिबिलिटी बनाने की, तो आपकी कॉस्ट इतनी हाई हो जाएगी कि आप कहोगे यार इससे तो अच्छा मैं बगैर सॉफ्टवेयर की गुजारा कर लूं। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या होता है कि ये जो आपकी इसके अंदर आपने जो पॉइंट्स होते हैं वो चार हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहले आप क्या करें कि लर्निंग करें। ठीक है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट। इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं तो खैर टीवी देखता ही नहीं हूँ, लेकिन जब मैं पहले टीवी देखता भी था तो मेरा इंटरेस्ट कभी भी एड्स में, फॉर मैं छोटा होता था तो मुझे कार्टून में इंटरेस्ट होगा, एड्स में तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मुझे डेंटोनिक का एक इश्तिहार याद था, वो उसमें कहते थे वो एक चुटकी डेंटोनिक से चुटकी बजाते ही दांत सफेद और चमकदार। ठीक है, अब वो क्या था? उन्होंने बेसिकली आपकी उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई ऐसी पिन पॉइंट चीज की जो कि बच्चों को जाकर टारगेट कर दी थी, कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को कार्टून की फॉर्म में बना दिया। तो अब क्योंकि उनको पता है कि बच्चे कार्टून के दीवाने होते हैं, दिलदादा होते हैं, तो वो और कुछ देखे ना देखे, लेकिन वो ये वाला एड जरूर उसका फोकस उस एड पे आएगा। कार्टून देखेगा ना उसमें घूमते हुए, तो उसका जहन इस तरफ मुतवज्जो होगा, तो वो उसके जहन में बैठ जाएंगे। अब बेसिकली इसी तरह से आप अपनी जो लर्निंग है वो इनडायरेक्ट वे में लोगों तक पहुंचाएं, जैसे पोस्टर्स,
ठीक है, कुछ सेगमेंट्स हैं क्लोज करके टीवी के ऊपर कोई आ रहे हैं, तो माउस पैड्स दे दें, उसके ऊपर कोई आप इस तरह की कोई एब्रीवेशन लिख दें जिससे उसको सिक्योरिटी के बारे में कुछ अवेयरनेस होती रहे। ठीक है, आप एलिवेटर में कोई रैप लगा दें इस तरह का जिसके ऊपर कुछ इस तरह की सजेशन दी हो जो कि आपके काम को सिक्योरिटी की तरफ ले जाने की तरफ आपको इशारा कर रही हो। ठीक है, अब क्या होगा, वो बंदा आएगा एलिवेटर में, डेली सफर कर रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, तो वो जब भी आएगा वो सामने उसकी एक चीज होगी तो वो उसको वैसे देखेगा, पढ़ेगा भी नहीं, लेकिन वो जहन जो है ना वो उसको पिक कर लेगा। ठीक है, जैसे हम लोग अगर अ, गाड़ी चलाते हैं तो शुरू शुरू में हमें सोच सोच के गियर लगाना पड़ता है कि यार अभी मैं चढ़ाई आ रही है तो गियर थोड़ा सा डाउन करके टू पे ले जाऊं। ठीक है, या मैंने अब गाड़ी स्टार्ट करके अब चलाना शुरू कर दी, अगर आपकी मैनुअल है तो अब मैं वन से इसको टू में चेंज कर लूँ, फिर थोड़ी सी स्पीड और होगी तो थ्री कर लूँ, फोर कर लूँ। तो पहले हम चीजें सोच सोच के लगाते हैं, लेकिन थोड़े अर्से बाद हमारा दिमाग ट्यून अप हो जाता है तो हमें पता भी नहीं होता कि अब वैसे मैं आपसे पूछ लूं कि यार अब आपकी इस पे जो गाड़ी चल रही है कौन से गियर में है, तो आपको यार पता नहीं कौन से गियर में, देखना पड़ेगा। लेकिन आपका जहन वो सारे काम डायरेक्ट कर रहा होगा कि यार एज पर रिक्वायरमेंट चीजों को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आप उस एलिवेटर में बार बार आओ जाओगे ना, तो आपका जहन उस पर जरूर काम कर रहा होगा। आप उसको डायरेक्टली नहीं पढ़ रहे होगे, बट आपका जहन उस पूरे पोस्टर का जायजा लेके उसको पढ़ रहा होगा। ठीक है, और उसकी वजह से वो पढ़ रहा होगा तो वो आपके जहन में सिक्योरिटी की वो पॉइंट वो उसको रीड करके उसके बैक माइंड में वो पॉइंट पहुंच रहा होगा। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी वही वाली बात कि आप अपना जो टारगेट ऑडियंस है, फॉर एग्जाम्पल डेवलपर्स हैं, तो आप उनका इंटरेस्ट देख के उसके मुताबिक अपनी सिक्योरिटी की कंपेन डिजाइन करो कि ऐसी चीज हो जिसमें उनका इंटरेस्ट भी पैदा हो। जिसकी एग्जांपल मैंने दी कि जैसे बच्चे हैं, उनका कार्टून में इंटरेस्ट होता है, तो आपने कोई प्रोडक्ट बच्चों के लिए टारगेट करनी है तो आप उसका इस तरह का एड बनाओ कि उस तरह की चीज पे बेस कर रहा हो जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट होता है, सो दैट वो बच्चे अपने इंटरेस्ट की वजह से उस एड को रिसीव या उस मैसेज को रिसीव करने के ऊपर मजबूर हो जाए। ठीक है, तो आपने भी अपनी जो अवेयरनेस कंपेन बनानी है इस तरह से बनानी है। ये बेसिकली ये थ्योरी कह रही है, जो प्रिकॉशन एडवोकेसी थ्योरी है ना, ये इसके सारे टर्म्स है। ठीक, थर्ड चीज है नीड टू नो। ठीक है, नीड टू नो का मतलब क्या है कि वैसे तो हमारे अंदर ना हर चीज को सीखने की एक एक विल होती है, बट वो विल अनफॉर्चुनेटली कभी भी जो आपको डायरेक्टली असाइन चीजें होती है ना उस पर इंप्लीमेंट नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ लोगों की अम्मियां उन्हें कहें कि बेटा आप खाना पकाना सीख लो, तो वो कहेंगे ये क्या मुसीबत है, मैं खाना पकाऊं, वो इतने काम है, उसकी के प्लान अब ये है वो है। लेकिन वही अगर कोका ख्वाजा नेट पे बताए कि आए हम आज आज को ना एक फलां चीज बनाना सिखाते हैं, ये है वो है, तो उसको बड़े इंटरेस्ट से वो सीख रहे होंगे। ठीक है, अगर मुझे पढ़ने का कहा जाए और मैं कहूँ कि यार ये जो बुक है इसकी, उसका हम मेरे ख्याल में ये वाला चौथा चैप्टर पढ़े, लेकिन इसके अलावा हम कुछ 6-7 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अगले वाले चैप्टर पहले पढ़ाए थे एज पर थ्योरी, और ये वाले मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं आपको कहूँ कि वो वाली बुक पढ़े तो आप लोग कहेंगे यार क्या मुसीबत है। ठीक है, लेकिन वही रमजान भी है, बच्चे की जान लेनी है क्या, ठीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार आपको मैं देता हूँ पढ़ने के लिए हालिम, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को लिटरेचर से दिलचस्पी है वो हालिम को पढ़ने से कभी भी इनकार नहीं करेंगे। सही है, वो कहेंगे यार जबरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा है, इससे तो अच्छा है कि रोजे के भी गुजरने का पता नहीं चलेगा। ठीक है, सही है ना? तो अब होता यह है कि जो यूजर्स होते हैं ना उनके अंदर भी अर्श तो होती है चीजों को पढ़ने की, सीखने की, नई नई चीजों को, लेकिन अगर उनका ताल्लुक आपके काम से वाबस्ता हो ना, तो आप उसको ना बजाय इंटरेस्ट लेने के ना आप उसको बोझ समझ के परसीव करना शुरू कर देते हो। जिस चीज को भी आप बोझ समझ के परसीव करो ना, उसको आप कभी दिल से नहीं कर सकते। सही है, और जो दिल से नहीं कर सकते ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज फिर आपके डीप माइंड में जाके बैठेगी नहीं। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी उस ट्रेनिंग अवेयरनेस में उतनी ही चीजें डालनी हैं जो यूजर के आपके हवाले से जो काम है उसके लिए जरूरी हो। ठीक है, अगर ज्यादा चीजें डाल देंगे तो यूजर पहले ही तंग आया होता है इस तरह के कामों से, तो वो फिर उसमें से 10 चीजों में से 4 ही सीख पाएगा। तो वाई नॉट कि आप बजाय उसको 10 चीजें देने के जिसमें वो तंग आके कोई सी 4 सीखे, और उन 4 में से हो सकता है जो आपकी काम की हो वो 2 हो, और जो दो आपकी काम की 2 और है वो मिस कर जाए, उनको ट्रेनिंग ही सिर्फ 4 चीजों की दो जो आपके काम की है, 10 की ना दो। ऑल्दो वो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बट चूंकि आपके काम से रिलेटेड नहीं है, आपकी कंपनी की आपका जो टारगेट चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं है, तो उन 10 चीजों की ट्रेनिंग ना दो, वरना क्या होगा कि यूजर उन 10 में से 4 ही सीखेगा, और हो सकता है वो आप वाली 4 मिस कर जाए उन 10 में से जो आपके काम के लिए जरूरी है, और कोई और 4 सीख जाए। ठीक है, उससे बेहतर है जब आपको 4 ही चीजें सिखाओगे तो उसमें से उसने 3 भी सीख ली, तो वो 3 तो वही होंगे ना जो आपके काम की है, और 4 की 4 सीख गया तो तब भी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एम्यूनेशन। अच्छा, ये ना सारी है थोड़ी सी ना
अ, उसकी टर्म है साइकोलॉजी की। अच्छा, ये कहते हैं कि आपकी जो अ, किसी चीज में इंटरेस्ट है ना, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म होना शुरू हो जाता है। बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मैं कुछ लेना नहीं चाह रहा, अभी हम क्लास के अंदर है, एनीवे। तो आपका ना किसी भी चीज में इंटरेस्ट कभी भी तादेर या हमेशा कायम नहीं रहता। आज आपको फॉर एग्जांपल दाल अच्छी नहीं लगती, तो कल हो सकता है आपको दाल अच्छी लगनी शुरू हो जाए। आज आपको चिकन कढ़ाई पसंद है, तो हो सकता है थोड़े अरसे के बाद जाके आपका टेस्ट चेंज हो जाए, तो आपको नहीं यार, मुझे तो चिकन कढ़ाई के नाम से ही जो है ना, मतलब बैड फीलिंग्स आती हैं। ठीक है। तो आपकी हर लाइफ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के पैटर्न चेंज होते रहते हैं। जो जो आप मेच्योर होते हैं ना, तो उसमें मेच्योरिटी का इतना आंसर नहीं होता। आपके जो ऑब्जर्वेशन या आपके साथ जो हादसात या वाकयात पेश आ रहे होते हैं लाइफ के अंदर, वो आपके टेस्ट को चेंज करते रहते हैं। तो आप कभी भी एक चीज़ के ऊपर पक्के नहीं होते। जो आपकी आदत आज है ना, वो आज से 4 साल बाद नहीं होगी, और वो जो 4 साल बाद की आदत है, वो 8 साल बाद नहीं होगी। चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आपके ये जो जो भी आपकी जो भी जिस भी चीज के ऊपर आप लोगों को डेवलप करना चाह रहे हैं, अगर आप अपना टोन एक ही रखेंगे, तो पहली ट्रेनिंग में लोग बड़ा इंटरेस्ट लेंगे, दूसरी में बड़ा इंटरेस्ट लेंगे, तीसरी में बोर हो जाएंगे। तो अपनी चीजें चेंज करते रहना उनके लिए, ठीक है। अगर आप सेम पैटर्न रखेंगे, तो दूसरी तीसरी ट्रेनिंग के बाद उसकी इफेक्टिविटी जो है या एफिकेसी जो है, वो लेस देन 50% पे आ जाएगी। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने इस बार उनको फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग दी है डेवलपमेंट साइड की, तो अगली बार एनालिसिस साइड की देते हैं। इस बार अगर आपने फेस टू फेस दी है, तो अगली बार आप उनकी ऑनलाइन करवा दें। ठीक है। इस तरह से अगर इस बार 5 दिन की है, तो अगली बार आप 2 दिन की करवा दें। तो कोई ना, इस बार अगर मेल से करवा रहे हैं, अगली बार फीमेल से करवा दें। ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी चेंज होनी चाहिए कि जिसकी मदद से उनको ये ना लगे कि यार ये कोई चीज रिपीट हो रही है। गॉट इट। ठीक है? उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हो कि जो उनका जो दिमाग है, वो उसको पीछे किसी चीज के साथ लिंक ना कर सके। कि यार इस तरह की ट्रेनिंग तो हमने पहले भी की हुई है। क्यों ही आपके जहन में ये वाली बात आई ना कि यार ये वाला तो लेक्चर हमने पिछली बार भी पढ़ा था, ये सारी बातें एक्सप्लेन की थी, उस टाइम से आपने इस लेक्चर में इंटरेस्ट लेना छोड़ देना। क्योंकि आपके जहन में बस ये बात बैठ जाएगी कि यार ये चीज हमने उस दिन पढ़ ली थी, फिर दोबारा सर पढ़ा रहे हैं, क्या मुसीबत है, रिपीट कर रहे हैं। हो सकता है उसमें कुछ चीज चेंज हो सकता है मैंने कुछ चीजों को किसी और तरह से एक्सप्लेन करना हो। लेकिन चूंकि आपने जहन में अपनी एक बात बना ली, तो बस अब आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, और जितनी भी नई चीजें मैं बताऊंगा वो सारी आपकी आपके जहन में जाएंगी नहीं, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे, आप सिर्फ बैठे हुए हो, टाइम पास कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, आखिरी बात ये कि आपने लोगों को डराना नहीं है सिक्योरिटी के नाम पे कि यार वो आसमान गिरने लगा है। ठीक है। आपने उनको पॉजिटिव साइड पे लेके आना। मैंने आपको अपने पहले या दूसरे लेक्चर में एग्जांपल दी थी, वो गाड़ी के अंदर ब्रेक वाली, याद है ना? है? जिनको नहीं याद, वो बाकियों से पूछ लीजिए। कितनों को याद है? चलो मैं देख लेता हूँ, ताकि पता चले 4 को याद हो। ये तो कम है यार। चलो, अब जिन लोगों को याद है, वो बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि उनको पता है मैं क्या कहने लगा। और जिनको याद नहीं है, हम उनसे मुखातिब बोलते हैं। आप थी उस क्लास में? नहीं थी। आप थी? आपने नहीं बोला, आप थी। आप दोनों में से ड्राइविंग किसको आती है? आपको आती है। दोनों को आती है, माशाल्लाह। चलो हम आधे आधे सवाल कर लेते हैं, बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ, गाड़ी में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक्सीलेटर भी होगा, ब्रेक भी होगी, स्टीयरिंग भी होगा। आप बताओ, ब्रेक किस काम आती है? गाड़ी रोकने के लिए। वेरी गुड। आप बताओ, ये ठीक कह रही है कि ब्रेक गाड़ी रोकने के काम आती है? ठीक है। और कोई बच्चा जो उस क्लास में नहीं था ना, वो हाथ खड़े कर ले। अच्छा, स्पीड कम करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है। ये ठीक कह रही है? कोई और बच्चा जो पिछली क्लास में नहीं था, वो इनकी इस बात से इख्तलाफ करना चाहे, तो हाथ खड़ा कर दे। एनीवन? नो वन? चलो, मैं अपना हाथ खड़ा कर देता हूं। मैं कहता हूं कि यार जो ब्रेक होती है ना, वो गाड़ी को तेज चलाने के काम आती है। तो आप लोग मेरे साथ एग्री करोगे? हैं? तो यार पुराने वाले तो ना बोलो ना, सब हैं। पुराने वाले एग्री कर रहे हैं, देख लो, अभी भी कर लो, टाइम है। हैं? नहीं करोगी? ब्रेक गाड़ी को तेज चलाने के काम नहीं आती, रोकने के काम आती है। आर यू श्योर? मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये तेज चलाने के काम आती है। तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है जो चलाती है? टोयोटा क्रॉस है तुम्हारे पास? स्पोर्ट है, ठीक है। इनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी?
130 लेकिन तुम लोगों ने कितनी अंदाजन स्पीड चलाई होगी? नहीं चलो वैसे शहर की बात कर लो। 70 चलाई होगी, ठीक है। तुम्हारे पास है स्पोर्टेज, तुम्हारे पास है क्रॉस, इसमें ब्रेक लगी है जो गाड़ी रुकने के काम आती है, ऐसा ही है ना? हल्का करने के लिए काम आती है, चलो एक ही बात है। मैं तुम्हारी स्पोर्टेज और तुम्हारी क्रॉस में से ब्रेक निकाल देता हूँ, क्योंकि ये तो गाड़ी रुकने के काम आती है ना, ये हल्का करने के काम आती है, मैं इसको ब्रेक को निकाल देता हूँ। अब बताओ कितनी तेज गाड़ी चलाओगे? तुम्हारी क्रॉस है, क्योंकि उसमें ब्रेक रोकने के काम आती थी, तो मैंने कहा यार ये तो बेचारी बच्ची तेजी नहीं चला पाती, 70 से ऊपर नहीं जा पाती इस्लामाबाद में, तो मैं ब्रेक निकाल देता हूँ। तो अब कितनी तेज चलाओगी गाड़ी? तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है और अब तुम गाड़ी चला रही हो, कितनी तेज चलाओगी? चलाती जाओगी, ठीक। तुम बताओ लड़की। क्यों यार, अब तो ब्रेक ही नहीं है, तो अब तो तुमने तेज चलानी चाहिए ना बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं वापस ब्रेक लगा दूं फिर कितनी तेज चलाओगे? हाँ बताओ। ब्रेक तेज करने के काम आती है कि स्लो करने के काम आती है? तेरा कुछ नहीं हो सकता कब। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा पेपर में स्पेशल चेक करूंगा, नाम क्या है? रुबाब, चलो ठीक है। तुम्हारे कंसेप्ट स्पेशल चेक करने पड़ेंगे, अपना पेपर सही करना, ध्यान से करना, ठीक है। तुम बताओ लड़की, किस काम आती है? तीस कराने के काम आती है, ठीक है। हमारी पूरी क्लास में एक बच्ची के अलावा मेरे ख्याल में कोई और है जो भी कह रहे हो कि ब्रेक रोकने के काम आती है, तेज चलाने के काम नहीं आती है, सवाए रुबाब के। तुम्हें मैं लेक्चर समझाऊंगा, टाइम का मैं अभी क्लास खत्म होने वाली है, 1-2 मिनट के बाद तुमने ना इधर ही बैठे रहना, ठीक है। मैं जब ये खत्म कर रहा हूँ, हाँ हो चुकी है। अच्छा, अटेंडेंस हो चुकी है, लगेगी नहीं? अच्छा, ठीक है। अवेयरनेस वर्सेस एजुकेशन जो है ना, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 मिनट है हमारे पास, और बाकी फिर हम अपने लैब वाले टाइम में देखेंगे इसको। है, हो गए? अच्छा, मुझे यहाँ से ना थोड़ा सा नीचे नजर आ रही है, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम लोग ऐसे चलिए, तुम्हारी अटेंडेंस है नहीं तो जाओ। अच्छा। अच्छा, अब हमने पहले बात की थी, उसके अंदर सीटा के अंदर 4 चीजें आई थी, सिक्योरिटी की, अवेयरनेस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आई थी, ठीक है। हम जरा थोड़ा सा ना अभी अगले कुछ स्लाइड्स में, अभी यहाँ पे भी और क्लास में भी दूसरे वाली, हम देखेंगे कि यार अवेयरनेस वाली चीजें क्या होती है। तो बेसिकली अवेयरनेस ये होती है कि आपको मुख्तलिफ चीजों के बारे में आगाह कर दिया जाए, आगाही प्रोवाइड कर दी जाए कि ये चीज जो है ना कुछ इस तरह से चल रही है, ठीक है। अच्छा, हम जब भी किसी को अवेयरनेस दें, अगर आप लोग हैं सिक्योरिटी वाले, आपको कोई कंपनी हायर करती है, अगर हमारे पास आओ और हमारे डेवलपर्स को सिक्योरिटी इन द सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दो, तो आपने ये एज्यूम करना है कि यार इन्हें कुछ नहीं पता, तो आपने जीरो से लेके चलना है। रीजन हो सकता है उनमें से कुछ चीजों को कुछ का पता हो, बट अगर आपने थोड़ा आगे से शुरू किया उन लोगों को देखते हुए, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको जीरो नॉलेज भी नहीं होगा, तो वो चीजें फिर मिस कर जाएंगे बिकॉज वो आपने शुरू में छोड़ दी, ठीक है। या आपसे मैं पूछूं यार आपको इस बारे में पता है, आपको हाँ जी पता है, तो मैं उसको कहूँ कि यार अगर कह रहे हैं पता है, मैं आगे चला जाऊं, तो हो सकता है कि आपको सती लेवल की कुछ नॉलेज हो, आपने वैसे ही कह दिया हो कि हाँ मैंने पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी ये होती है, लेकिन मैं वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ाना चाह रहा था, वो आपके कहने पे मैंने छोड़ दी, तो अब आप फंस जाओगे आगे जाके, क्योंकि आपकी बेसिक चीजें क्लियर नहीं हुई, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी नेटवर्क समथिंग एल्स होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी इन सॉफ्टवेयर कुछ और होगी, ठीक है ना। तो आपने हमेशा अवेयरनेस देते हुए जीरो से शुरू करना है, कॉमन टर्म रखें, और उनको सबसे पहले यूजर को अंडरस्टैंड कराएं। जैसे हमने डेव ऑप्स जब शुरू में पढ़ा, तो हमने उसकी बाकी सारी चीजें पढ़ी। अगर मैं आपसे पूछता है यार आपको डेव ऑप्स का पता है, आप कहते हैं हाँ पता है, मैं वो टर्म्स पढ़ाता ही ना आगे चला जाता, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके जहन में जो उस टर्म का मीनिंग है, प्रोडक्ट ऑनर कौन होता है या यूजर स्टोरेज क्या होती है, और मेरे जहन में जो एक्चुअली जो मीनिंग है वो डिफरेंट हुआ, तो फिर आपका सारा काम अगला वाला खराब हो गया। तो अपने जीरो से शुरू करना है, हर चीज को टच करना है, ठीक है। और ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी अवेयरनेस है कभी भी डन कंसीडर नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आपने 100 चीजें पढ़ाई हैं तो 80, 50, 60, 40 ही चीजें लोगों ने परसीव की होंगी, ठीक है ना। तो आपने अपने अगली बार के कोर्स में पिछले वाले कोर्स की चीजों को टच करते हुए आगे जाना, ये नहीं सोचना कि यार ये चीज हमने उसमें पढ़ा दी है, इनको हमने टच नहीं करना। उनका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, समरी दे दें, ताकि जिन लोगों को भूली हुई है उनको याद आ जाए, और जिनको उस टाइम समझ में नहीं आई कि अभी थोड़ा सा उनको बेसिक्स आइडिया दोबारा से रिपीट हो जाए, ठीक है। अच्छा, और आपने दो पाथ पे काम करना है जो कि दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं, डिफरेंट है। क्या? एक तो आपने ट्रेनिंग जनरल रखनी है, और एक आपने ट्रेनिंग स्पेसिफिक रखनी है, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग बातें आ गई यार, स्पेसिफिक रखनी है या जनरल रखनी है, एक बात बताएं।
तो कभी आपने स्पेसिफिक रखनी होगी, कभी आपने जनरल रखनी होगी। तो अब क्या होगा कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की वैसे तो मैं ट्रेनिंग सबको दे दूंगा जनरल वाली, उसके बाद मैं कहूंगा यार डेवलपर तुम आ जाओ ना, तुम्हें मैं अब सी के ऊपर जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की होती है ना उसके ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग देता हूँ। जो मैनेजमेंट वाला बंदा है ना उसको मैं कहूंगा तुम आ जाओ, तुमने जनरल वाली जो ले लिया ना, अब तुम्हें मैं मैनेजमेंट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देता हूँ कि तुमने नीचे वाले लोगों से इंप्लीमेंट कैसे करवानी है, वो चेक कैसे करवाना है, ठीक है। टेस्टर आएंगे तो टेस्टर को मैं कहूंगा यार तुम इधर आओ ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार सॉफ्टवेयर का पोजीशन एनालिसिस कैसे होता है, सॉफ्टवेयर का स्टैटिक कोड एनालिसिस कैसे होता है, डायनेमिक एनालिसिस कैसे होता है, तो उसको मैं पूरी ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है। तो आपकी जनरल्स भी चल रही होंगी और स्पेसिफिक भी चल रही होंगी, तो दोनों को अपने साथ साथ लेके चलें, ठीक है। यहां से हम आगे शुरू करेंगे अपनी क्लास में, ठीक है। क्लास खत्म। अच्छा, आप 11 बजे ना वहां टाइम से आ जाना सारे के सारे।